चलो आज अपन कैपिटल गेन रिवाइज करते हैं। मजा आएगा, बहुत अच्छे से सीखेंगे। और इन रिविजन्स का मेन पर्पस क्या होता है कि अगर मैं कोई चीज़ आपको रिवाइज करा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे रिवीजन कराने के बाद आप उसे एक बार रीड करो और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सेल्फ प्रैक्टिस करना है सेल्फ करो, नहीं तो प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस करो। बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इट डजेंट मेक एनी सेंस। फिर कोई सेंस ही नहीं बनता कि इतना मैं आपको रिवाइज कराऊं या इतना मेहनत करूं सर। ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना सर। चलो, कैपिटल गेन हेड बड़ा सिंपल है, मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग हेड है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये बोल सकता हूँ सर, जो 24-25 में स्टूडेंट एग्जाम दिए उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया था, बट 25-26 से तो पिक्चर बड़ी क्लियर हो गई है सर। बहुत क्लियर हो गई है। कैपिटल गेन में इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ना ही टैक्स रेट को लेके इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इतने परेशानी नहीं है सर। तो ध्यान दो सर, किसी भी पर्सन को अगर मुझे कैपिटल गेन हेड में कवर करना है तो सेक्शन 45 है सर, चार्जिंग सेक्शन है। अब वो पर्सन अगर चार्जिंग सेक्शन में फॉल करेगा तभी सर कैपिटल गेन हेड उसके लिए काम का है, अदरवाइज इररिलेवेंट। अब कैपिटल गेन हेड में अगर मेरे को किसी को कवर करना है तो कुछ कंडीशन है। सबसे पहला, कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस हो चलेगा, एंड वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो फिर टैक्स कैसे लगाओगे सर। तो ये बातें अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम किसी को कैपिटल गेन हेड में कवर करते हैं। अब एक एक करके समझते हैं सर। सबसे पहला है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट सेक्शन 214 में डिफाइंड है और इन्होंने बोला सर कैपिटल एसेट मींस, क्या होता है कैपिटल एसेट? मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी हो, कोई भी, हेल्ड बाय द एसएससी, आपके पास हो, वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और नॉट, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेट करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो सरकार ने बोला वो कैपिटल एसेट। मतलब मैं हाथ में ये रिंग पहना हूं सर, ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे मेरे बिजनेस से कनेक्ट करे या ना करे। इन्होंने बोला ना सर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल सब चीज, चाहे आपके बिजनेस से कनेक्ट करे चाहे ना करे, ये आपकी क्या मानी जाएगी? कैपिटल एसेट। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द एफआईआईस। एफआईआई कौन होते हैं सर? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर वाले लोग जो इंडिया में आके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सरकार बोली ये जो एफआईआईस लोग हैं ना सर, अगर ये इंडिया में सिक्योरिटीज रोज खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, रोज खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो भी हम इन्हें पीजीपी हेड में नहीं ले जाएंगे। कहां लेके आएंगे सर हम इन्हें? कैपिटल गेन में, क्योंकि हम इनका रोज शेयर्स खरीदना, सिक्योरिटीज खरीदना बेचना कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर कर देंगे। क्लियर? ये अमेंडमेंट है। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। वैसे इसके बारे में ज्यादातर एक स्टूडेंट फाइनल लेवल पे पढ़ता है या सीएस में पढ़ता है सर। मैं सीएस में भी पढ़ा हूँ, फाइनल में भी पढ़ा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में पता है सर। An investment fund specified in explanation 1A of this section, which has invested such security in accordance with the provision of the regulation made under SEBI or under IFSC. सर एक ना फंड होते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF। ठीक है, इसकी कैटेगरी 1 भी होती है और कैटेगरी 2 भी होती है। अगर आप AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसकी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो सरकार बोलती है उसे हम कैपिटल एसेट मानेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें याद रखेंगे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कैटेगरी 1 की सिक्योरिटी होती है और कैटेगरी 2 की होती है। इन केस अगर एमसीक्यू में आना चाहे तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया क्या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 क्या कैपिटल एसेट में कवर होगा कि नहीं? यस सर, कैपिटल एसेट में कवर होगा। बात समझ आई? क्लियर हुआ सबको? बैठे दिमाग में? ये एक अमेंडमेंट हुआ। इन्होंने इस सिक्योरिटीज को, इस फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते थे, इस फंड में जो इन्वेस्ट करके सिक्योरिटीज परचेज करते थे, उसे इन्होंने कैपिटल एसेट में कवर कर दिया सर। पहले ये कैपिटल एसेट में कवर नहीं था। क्लियर? बैठा दिमाग में? ठीक है, आगे देखो सर। एनी यूलिप प्लान टू विच एग्जेम्पशन अंडर 1010D डज नॉट अप्लाई सर। ऐसा कोई भी यूलिप प्लान जिसमें 1010D की एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब पहले तो ये क्वेश्चन आता है सर ये 1010D क्या है?
1010D वो बोलता है, ध्यान से सुनना सर, मान लो अगर आप, ध्यान से सुनना, कोई भी यूलिप प्लान लिए जिसका प्रीमियम 10%, 15% से एक्सीड नहीं करता, और अगर आपने पॉलिसी 1/4/2023 के बाद ली है तो उस केस में 10% प्लस 15% प्लस 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम एक्सीड नहीं करता, तो मैच्योरिटी में जो भी पैसा मिलेगा उस पॉलिसी से वो एग्जेम्प्ट होता है। ये हम 1010D में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं सर? इसको हम IUS में पढ़ते हैं सर, ठीक है, IUS में पढ़ते हैं इसको, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। तो यहां पर क्या कवर होता है सर? अब यहां पर वो पॉलिसी कवर होती है जिस पॉलिसी में आप प्रीमियम 10% से ज्यादा दे रहे हैं, 15% से ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं, वो पॉलिसी यहां पर कवर होती है। तो मान लो वर्तमान सर अगर कोई यूलिप प्लान लिए और उसका प्रीमियम 10% से ज्यादा है, तो उस केस में वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर होगी। अगर उसका प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं है तो उस केस में वो कैपिटल एसेट में कवर नहीं होगी। क्लियर? अब एक स्टूडेंट को सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और यूलिप प्लान, इस पे भी डाउट होता है सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है बट है सर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो होती है जो सिर्फ लाइफ के रिस्क को कवर करती है, और यूलिप प्लान वो होता है सर जिसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट होता है सर। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो होती है सर जिसमें सिर्फ लाइफ की इंश्योरेंस का पार्ट कवर होता है, और यूलिप प्लान वो होता है सर जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी मिलता है हमें, वो होता है यूलिप प्लान। क्लियर हुआ ये सबको? ये बैठा दिमाग में? इससे रिलेटेड 1010D से रिलेटेड अपन सर IUS में पढ़ते हैं सर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको जब IUS रिवाइज कराऊंगा ना सर, तो मैंने LIP और यूलिप प्लान का ना पूरा चार्ट बनाया हुआ है, पूरा चार्ट बनाया है, वो चार्ट से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तो वहां से और अच्छे से कवर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये समझ लो कि सर कोई भी यूलिप प्लान, ध्यान से सुनना, कोई भी यूलिप प्लान जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है सर, वो कहां पर कवर हो जाता है? कैपिटल एसेट में कवर हो जाता है। क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने बोला सर कैपिटल एसेट में क्या नहीं आता? डज नॉट इंक्लूड। सबसे पहला है सर स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता कैपिटल एसेट में। अच्छा, वैसे एक नॉलेज के लिए बात बता दूं, अभी ये वाला पॉइंट ना स्टूडेंट के लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है सर, क्योंकि सर यूलिप प्लान की कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी ये अभी तक गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है। तो स्टूडेंट लेवल पे कोई भी चीज डिस्प्यूटेड कभी नहीं आती है सर, या कोई ऐसी चीज हो जिसपे अभी क्लैरिटी ना हो, वो स्टूडेंट लेवल पे नहीं आता है। तो सिर्फ नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि यूलिप प्लान जो 1010D में एग्जाम नहीं है वो कैपिटल एसेट है। फिर इन्होंने बोला सर बट डज नॉट इंक्लूड। कैपिटल एसेट में क्या नहीं आएगा? पहला स्टॉक इन ट्रेड, जो आपके बिजनेस का स्टॉक है वो बाहर है सर। कंज्यूमेबल स्टोर्स बाहर है सर। रॉ मटेरियल बाहर है, ठीक है, ये सब चीजें बाहर है। नेक्स्ट, पर्सनल इफेक्ट की चीज। पर्सनल इफेक्ट एग्जाम में ना जनरली कई बार वो एक पॉइंट को लेके छिड़ते, वो है कार। सर कार हमेशा पर्सनल इफेक्ट है, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, पर्सनल प्लस मूवेबल, ठीक है, इंक्लूडिंग वेयरिंग अपीयरल एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। काय के लिए? पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट अपॉन हिम। तो वो चीज कैपिटल एसेट में नहीं आती है। क्लियर हुआ? बट इन्होंने बोला बट एक्सक्लूड, मतलब ये सब चीजें भले ही पर्सनल है, मूवेबल है, पर सर ये कैपिटल एसेट है। चाहे ज्वेलरी बोल लो, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी आर्ट ऑफ वर्क, ये सब चीजें कैपिटल एसेट है। और सर चाहे ये पर्सनल हो चाहे मूवेबल हो, बट ये कैपिटल एसेट है, ध्यान रखना। सरकार ज्वेलरी को तो कभी नहीं छोड़ेगी सर। आ रही बात समझ? आगे बढ़ते हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, सर इन्होंने बोला सर गांव में आपकी अगर खेती की जमीन है तो एक कैपिटल एसेट नहीं है। तो मैं पूछा भैया पहले आप ये बताओ आप गांव और शहर किसको बोलते हो? सरकार बोली देखो अगर कोई ये 2 पॉइंट पे कवर हुआ तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा। मैं बोला मतलब? बोले सर जहां पर पॉपुलेशन, ध्यान देना सर, ऐसा कोई एरिया जहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, वहां पर अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है तो सरकार बोलती है उस केस में वो फिर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, वो कैपिटल एसेट है, उसमें कैपिटल गेन लगेगा। या तो फिर सरकार बोली सेकंड पॉइंट चेक कर लेंगे सर
विद इन 2 किलोमीटर्स, मतलब अप टू 2 किलोमीटर्स, वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख के बीच में, ठीक है, तो उस केस में फिर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और वो कैपिटल एसेट है। अब इससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैंने इसके बहुत एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए हुए हैं सर। आपको एग्जाम में देता है कि सर आपका लैंड ना 1.5 किलोमीटर में है, ठीक है, वहां की पॉपुलेशन 9800 है, तो सर 10,000 से कम हो गई, 10,000 से कम हो गई तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। अब मान लो यहीं पर सर 12,000 दे देता, तो सर अगर 12 दे देता तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो जाता। क्लियर हुआ, इस लिमिट के बीच में देखा जाता है, ध्यान रखना। फिर अप टू 6 किलोमीटर, सर 6 किलोमीटर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा अप टू 10 लाख, 1 लाख से ज्यादा अप टू 10 लाख। सर अगर इसके बीच में फॉल कर गए तो सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। सर 1 लाख से कम हो गई पॉपुलेशन, तो मान लो अप टू 6 किलोमीटर आपकी पॉपुलेशन सिर्फ 98,000 है, तो उस केस में सरकार बोलती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्लियर। अप टू 8 किलोमीटर्स, सर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है सर, तो उस केस में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। एक स्टूडेंट का मन में क्वेश्चन आया, सर एक बार बताओ अप टू 2 किलोमीटर्स हुआ और पॉपुलेशन सर 2 लाख हुई, तो मैं बोला यार फिर तो ऑब्वियस सी बात है सर, अप टू 2 किलोमीटर्स पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो गई, आप इस कैटेगरी में फॉल कर गए और इस कैटेगरी में फॉल कर गए, तो 2 लाख तो इसमें बीच में आ गया ना सर, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा ना सर। आई बात समझ, क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। अब तो इस पॉइंट को लेके डाउट नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, जिसको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में भी कवर करते हैं, तो सरकार बोलती है हम पढ़ क्या रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं ये डज नॉट इंक्लूड, मतलब क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, उसमें इन्होंने बोला है स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है। अब सर ये लड़ाई ही क्यों है, क्योंकि सर अगर कोई चीज कैपिटल एसेट नहीं है तो उस केस में कैपिटल गेन होगा ही क्यों, कैपिटल एसेट ही नहीं है। हमने बोला था सर अगर किसी को भी इस हेड में कवर करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट, फिर ट्रांसफर, फिर प्रीवियस ईयर। अरे भैया कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन की बात क्यों आएगी, ध्यान रहेगा। क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़ते हैं। राइट्स इन रिलेशन, ये हम आगे कवर करेंगे सर। राइट्स इन रिलेशन, ये मैं आप लोगों के लिए ना कुछ एग्जांपल्स दिए हूं सर। देखो सर, सिल्वर यूटेंसिल्स, ठीक है, इन किचन डाइनिंग रूम फॉर पर्सनल यूज विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। सिल्वर बार, सोवरेन्स, रुपए कॉइन यूज फॉर पूजा और फेस्टिवल्स, सर इनको कैपिटल एसेट माना जाता है। गोल्ड को तो हम छोड़ते ही नहीं है, गोल्ड तो हमेशा से कैपिटल एसेट है। क्लियर सबको, बैठा दिमाग में, आगे बढ़ते सर। अब के बाद आगे वाले जितने भी स्टूडेंट है हमेशा जब कैपिटल एसेट पढ़ेंगे तो कैपिटल एसेट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करने बैठेंगे कैपिटल गेन चैप्टर में, तो सर शॉर्ट टर्म के लिए अब सिर्फ 2 ही चीज देखेंगे सर, ध्यान देना सर, अब 2 ही चीज देखेंगे, 12 मंथ्स 24 मंथ्स, और बाकी कोई पुरानी कहानी नहीं सुनना, पुराना मत समझना। पुराने में बहुत अलग कहानी थी, अब अलग कहानी है। पहले पुराने में 12, 24, 36 3 होते थे, अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचे सर, 12 और 24। 12 के अंदर 3 एसेट्स आती है सर, ये 3 एसेट 12 मंथ से अगर कम होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म है, 12 से ज्यादा करते हो तो लॉन्ग टर्म है सर। 24 मंथ्स में अदर जितनी भी एसेट है वो सब 24 मंथ्स में चली गई है, तो हमें एग्जाम में 12 मंथ्स की 3 एसेट याद रखनी चाहिए, बाकी सब तो 24 मंथ्स में ही है सर। ठीक है, देखो 12 मंथ्स की 3 एसेट है। सबसे पहले लिस्टेड सिक्योरिटीज इन्होंने बोला, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इसको ये बहुत शॉर्टकट हो गया, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड सर, ठीक है। और यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड, इनको अगर आप 12 मंथ से कम रखे तो शॉर्ट टर्म, 12 से ज्यादा रखे तो लॉन्ग टर्म, ध्यान रहेगा। ठीक, 24 मंथ्स की कैटेगरी में इन्होंने बताया ही नहीं कौन सी एसेट, इन्होंने बोला सर जितनी भी बाकी एसेट है सब 24 मंथ्स। मैं बोला लैंड, बिल्डिंग, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, गोल्ड, सिल्वर, डेट ओरिएंटेड फंड, सब जितना भी आएगा सब 24 मंथ्स की कैटेगरी में आएगा, ये ध्यान रखना सर। 12 मंथ्स 24 मंथ्स, 12 मंथ्स 24 मंथ्स, क्लियर हुआ सबको, बैठा है दिमाग में, ठीक है।
अब बात आती है सर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग की। सर ये होता क्या है पीरियड ऑफ होल्डिंग? देखो मैं इसको पढ़ा तो दूं, बट मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूँ बी डैम स्मार्ट, इसको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं। पीरियड ऑफ होल्डिंग वर्ड का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ होल्डिंग वर्ड का मतलब है कब से हमने एसेट परचेस करी या एक्वायर की, और उसको कब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इन दो के बीच का टाइम पीरियड को ही तो पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं। सर नहीं पढ़ना चाहिए पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्यों? पहली बार जब आप क्लासेस में पढ़े होगे, रेगुलर क्लासेस में नॉलेज के लिए हा हा मजेदार था, पर क्यों पढ़ूं पीरियड ऑफ होल्डिंग? मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। देखो आपके पास एक कंपनी है, जिस जो कंपनी अब लिक्विडेशन में चलेगी, उसके शेयर्स है आपके पास। तो सर इस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? बहुत सिंपल, जब उस कंपनी में मैंने शेयर्स खरीदे होंगे तब से लेके जब तक वो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही तब तक मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग। नहीं पढ़ना पड़ता, क्यों पढ़ोगे मेरे को तो ये बताओ, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सर मान लो कोई कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे और उसको बेच दिए, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से होगी? सर जब से वो कंपनी के शेयर्स खरीदे तब से लेके जब तक मैं उस शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा हूं, वही मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी। नहीं पढ़ना पड़ता, इसको पढ़ने की ऐसा सच नीड ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। सर क्या ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में कि एक पर्सन पहले जमीन खरीदे बाद में घर बनाए? हाँ क्यों नहीं हो सकता सर, एक आदमी जमीन पहले खरीद ले घर बाद में बनाए। तो सरकार बोलती है अगर ऐसा कुछ हुआ कि एक पर्सन ने लैंड पहले खरीद लिया बाद में बिल्डिंग बनाई, तो उस केस में दोनों को अलग अलग ट्रीट करके कैपिटल गेन निकाला जाएगा, क्योंकि दोनों की पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग अलग होगी, दोनों का कैपिटल गेन अलग होगा। ऐसा हो सकता है कि लैंड का लॉन्ग टर्म हो और बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म हो। तो सर दोनों अगर अलग अलग टाइम पीरियड पे एक्वायर्ड किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो उस केस में सर दोनों का कैपिटल गेन अलग अलग निकलेगा। क्लियर? अगला, तो हमने अभी क्या सीखा सर? सबसे पहली चीज सीखी कैपिटल एसेट। अगला क्या है सर? ट्रांसफर। ट्रांसफर होना चाहिए सर, क्योंकि जब तक कैपिटल एसेट ट्रांसफर ना हो कैपिटल गेन की बात कैसे करोगे सर? तो अब इन्होंने बताया सर ट्रांसफर क्या होता है। इन्होंने बोला सर सेक्शन 247 है जो ट्रांसफर को डिफाइन करता है, और इन्होंने लिखा भाई ट्रांसफर इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब बोले भाई ये तो हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसके अलावा भी ट्रांसफर हो सकते हैं। मैं बोला बताओ भाई। सबसे पहला इन्होंने बोला सर सेल, एक्सचेंज और रिलिंग्विशमेंट ऑफ द एसेट। या तो आप एसेट बेच दिए, या तो आप एसेट एक्सचेंज कर लिए, या तो आप एसेट रिलिंग्विश कर दिए। मैं बोला ये क्या होता है? रिलिंग्विश मतलब छोड़ देना एसेट्स को। आपने अपनी एसेट को छोड़ दिया सर, किसी को एसेट दे दिया, रिलिंग्विश कर दिया, छोड़ दिया एसेट को, तो ये ट्रांसफर माना जाएगा। कंपलसरी एक्विजिशन, मैं बोला ये क्या होता है? जहां पर गवर्नमेंट आपके लैंड को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, बिल्डिंग को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, कोई भी एसेट को गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, उसको ट्रांसफर मानेंगे। अगला, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। मैं ये क्या होता है? सरकार बोली जहां पर आप अपनी कोई चीज की राइट्स छोड़ रहे हो। बोले ये कभी होता भी है? बोले हाँ। मैं बोला एक आध एग्जाम्पल। बोले बहुत प्यारा एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट शेयर। राइट शेयर जो हमें कंपनी से ऑफर में मिलता है सर, उस ऑफर को हमने छोड़ दिया सर, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर ऑन। और भी बहुत सारे केसेस। राइट शेयर बहुत प्यारा है क्योंकि अपन आगे कवर करेंगे। मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड याद है ना सर, जिसमें बीच में इंटरेस्ट नहीं मिलता, मैच्योरिटी में लमसम मिलता है सर। मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। या फिर कैपिटल एसेट को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो सर? स्टॉक इन ट्रेड को। ठीक है, कैपिटल एसेट है, उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो और आगे उसको बेच रहे हो, ठीक, उसको भी ट्रांसफर मानेंगे। अगला सर, कोई इमोरल प्रॉपर्टी है, उसका पोजीशन ले रहे हो सर, ठीक है, ऑन पार्ट परफॉर्मेंस। सर ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। मैं किसी की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मैंने उसको अभी एग्रीमेंट के टाइम पे बयाना दिया, उसने मेरे को उस प्रॉपर्टी में बोला भैया आप जाके रह लो उस प्रॉपर्टी में, तो सरकार बोली वो आपको पोजीशन दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। सरकार बोली हम उसको भी ट्रांसफर मानेंगे सर, उसे भी ट्रांसफर मानेंगे। अगला सर, कोई सोसाइटी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई सोसाइटी है। अब सोसाइटी में अपन क्या कर रहे हैं सर? घर ले रहे हैं, ठीक है। तो सरकार बोली आप किसी भी सोसाइटी में अगर आप घर लेते हो तो उस केस में
उस सोसाइटी के, वो सोसाइटी ने आपको घर ट्रांसफर किया, उस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना जाएगा और उस पे भी कैपिटल गेन लगेगा। समझ आया? और कल के दिन जो उस सोसाइटी में आपने घर लिया है वो भी तो आप कल के दिन किसी को बेच सकते हो, तो सरकार बोली वो भी ट्रांसफर माना जाएगा, उस पे भी कैपिटल गेन आएगा। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? आओ आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने सेक्शन 47 बीच में लाया, और सेक्शन 47 तो भैया लिस्ट है। अब इन्होंने बोला सर ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जिनको हम ट्रांसफर ही नहीं मानते। मैं बोला नहीं मानते मतलब? बोले इन केसेस में कैपिटल गेन की बात ही मत करना, ट्रांसफर ही नहीं है ये। पहला, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल या फिर पार्शियल पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ। फैमिली में बंटवारा हो रहा है सर, दो भाइयों के बीच में अगर प्रॉपर्टी को लेके बंटवारा होगा तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते, उस पर कैपिटल गेन नहीं है। पर कल के दिन अगर कोई भाई अपना पोर्शन बेचता है तो उसको ट्रांसफर मानते हैं और उस पर कैपिटल गेन है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी 26 तक के एग्जाम्स में नहीं पूछा है, मई सितंबर और जनवरी 27 में कवर करेगा सर, कवर करेगा इसको, क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं है सर। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला हम पहले क्या पढ़े थे, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट। कोई भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, तो सरकार बोलती है उसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, उस पर कैपिटल गेन नहीं है। पर बाद में इन्होंने चेंज किया, इन्होंने बोला सर ये जो गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट है ना सर, ये सिर्फ कौन कर सकता है पता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जो ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, तो वही ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन नहीं है। तो सर एक बात बताओ, इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई और गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट से एसेट प्रोवाइड करेगा तो क्या उसको ट्रांसफर माना जाएगा? हाँ सर, उसको ट्रांसफर भी माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन भी आएगा। सर एक आध एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है सर, आप पार्टनरशिप फर्म ले लो, आप पार्टनरशिप फर्म ले लो। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वो अगर गिफ्ट कर रही है कोई कैपिटल एसेट को, तो सरकार बोलती है उसको हम ट्रांसफर मानेंगे और उस पर कैपिटल गेन आ जाएगा। क्लियर हुई बात? बैठा बात दिमाग में? समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छा एग्जांपल है। मेरे ख्याल से एग्जाम में पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि हमने एग्जाम सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को किया, बाकी किसी को नहीं किया, ध्यान रखना। अगला देखो, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। ये तो आप इसको ऐसे समझा करो, बड़े प्यार से इसका एग्जाम्पल लेके ऐसे समझा करो। देखो सर, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर रखती है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कैपिटल एसेट देती है सर, सरकार बोलती है इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन नहीं लगेगा सर, प्रोवाइडेड ये सब्सिडरी कंपनी क्या होना चाहिए? इंडियन कंपनी। क्लियर? अब इसी का उल्टा भी कर देते हैं इन लोग, सर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, सरकार बोलती है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर रखना चाहिए। तो उस केस में अगर होल्डिंग कंपनी सर इंडियन कंपनी है तो उस केस में सरकार बोलती है इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड, याद रखना 100% है ना, 100%, 100% ध्यान रखना, 100 से कम नहीं चलेगा, 100%। ठीक है, ये 2 पॉइंट कवर हुए। आगे देखो सर, अब ये बहुत सिंपल है सर, ये भी समझो इसको। ए कंपनी है, ठीक है, बी कंपनी है, ए कंपनी बी कंपनी से जाके एमेलगमेट हो रही है। ठीक है, ए कंपनी बी कंपनी से जाके एमेलगमेट हो रही है सर, तो उस केस में सरकार बोलती है ए कंपनी बी कंपनी को क्या करेगी, अपनी कैपिटल एसेट भी देगी सर, सरकार बोली इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्लियर?
अब ए कंपनी के शेयर होल्डर भी तो बी कंपनी में जाएंगे सर। तो सरकार बोली इनको शेयर्स के बदले अगर शेयर्स मिला तो इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। शेयर के बदले अगर कैश मिला तो सरकार बोली इसको हम ट्रांसफर मानते हैं, इस पे कैपिटल गेन लगेगा। सर अगर फ्रैक्शन शेयर्स के बदले अगर कैश मिला, फ्रैक्शन शेयर मतलब समझ रहे हो सर 20.80, ये जो 80 है ना 0.80, ये फ्रैक्शन शेयर, इसके बदले अगर कैश मिला तो सरकार बोली इसे हम ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। समझ आया? ये बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम्पल से। अगला डीमर्ज कंपनी देख लो सर, एकदम सिंपल है यार। अभी तो टाटा ग्रुप डीमर्ज होने वाला है, ये तो आपको बिल्कुल समझना चाहिए सर। डीमर्ज कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी, डीमर्ज मतलब समझते ना, दो हिस्से हो गए सर। अब डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, तो सरकार बोलती है हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्लियर? ठीक है। अब ये जो डीमर्ज कंपनी है, यहां के शेयर होल्डर कहां जाएंगे सर? रिजल्टिंग कंपनी में जाएंगे शेयर होल्डर। ठीक है। तो सरकार बोलती है अगर डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर रिजल्टिंग कंपनी में जाएंगे और उन्हें शेयर्स के बदले शेयर्स मिलेगा, तो सरकार बोली इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्लियर हुआ सबको? ये डीमर्ज वाली कहानी समझ आई, ये शेयर्स वाली कहानी समझ आई। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अमालगेमेशन वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया, ये समझा दिया। अगला ये एनी ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसको भी मैं लिख के समझा देता हूँ। ठीक है, इसको भी लिख के समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। सर यूएसए का आदमी, यूएसए का आदमी, सर दोनों नॉन रेसिडेंट है, ए बी नॉन रेसिडेंट सर। सर ये यहां से यहां रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो सरकार बोलती है इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर सर अगर ये नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट को कर दिया तो ये ट्रांसफर माना जाएगा और इस पे कैपिटल गेन लगेगा। बैठा दिमाग में? सिंपल याद रखना सर, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है। अब मैं आपको मस्त वाली बात बताऊं, पहले तो ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आया कंपनीज के, ठीक है, इंडियन कंपनी के। फिर बाद में गवर्नमेंट को लगा ओ भाई साहब हम रह गए, ठीक है, गवर्नमेंट को लगा हम क्यों छूटे, तो गवर्नमेंट ने ये वाला पॉइंट बोला, देखो एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहले ऊपर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड था, इनको लगा सर ऐसे तो हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई लेगा ही नहीं, तो इन्होंने बाद में बोला नहीं नहीं नहीं, हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कवर्ड है भाई, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है थ्रू एन इंटरमीडियरी, एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, तो सरकार बोली इसको ट्रांसफर नहीं मानते, इस पे कैपिटल गेन की बात नहीं आएगी। समझ आया? बैठा दिमाग में? ये वाला पॉइंट अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब नहीं पड़ेगी जरूरत पढ़ने की। ठीक। अगला सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। ओ भाई साहब ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है सर। सर अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हो बाय वे ऑफ रिडम्पशन, ध्यान रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको भी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो सर। सर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सर, ठीक है, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो बाय वे ऑफ रिडम्पशन, तो सरकार बोली इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं है। पर कल के दिन गलती से आपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सेल कर दिया, तो सरकार बोलती इसको फिर हम ट्रांसफर भी मानते हैं और इस पे कैपिटल गेन है। ठीक है। कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे इंटरेस्ट जो मिलता है क्या वो एग्जेम्प्ट है? हाँ सर। सर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में कोई भी इंटरेस्ट मिलता है क्या वो एग्जेम्प्ट है? हाँ सर। और गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड्स जो होते हैं वो तो सर कैपिटल एसेट भी नहीं होते सर, ध्यान रखना। ठीक है, ये नॉलेज के लिए बता दिया मैं। आगे और कोई पॉइंट छोड़ा? नहीं। इसके बाद अगला देखो सर, अब ये मैं आपको समझाता हूँ। सर इंडिया में आप भी जानते हो गोल्ड की भक्कम डिमांड है,
तो सर गवर्नमेंट ने एक मस्त निकाला, गवर्नमेंट ने बोला भाई अगर कोई आदमी गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट करता है तो सरकार बोलती है इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, इस पे कैपिटल गेन नहीं है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बॉन्ड को गोल्ड में कन्वर्ट करता है, सरकार बोली इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानते, इस पे भी कैपिटल गेन नहीं है। पर सरकार बोली बेचना मत, अगर बेचे तो ये ट्रांसफर है और कैपिटल गेन है, दोनों में से कुछ भी बेचे तो ये ट्रांसफर है और इस पे कैपिटल गेन है, ध्यान रहेगा। अगला देखो, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ये भी बड़ा मजेदार है सर, बाय मींस ऑफ एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शन, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रिंट, पर ये किसको होना चाहिए सर, टू द गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी और नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्चरीज या फिर अदर पब्लिक म्यूजियम्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप इन्हें ही दोगे ना तो ही एग्जेम्प्ट है, मतलब गलती से मैंने अपना आर्ट वर्क अगर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया तो टैक्सेबल है, ध्यान रखना। एक ही बार आया एग्जाम में बट आया हुआ है, ऐसा नहीं दोबारा नहीं आ सकता, एक बार आया मतलब हर बार आ सकता है, क्लियर है सबको, बैठा है दिमाग में। अगला देखो सर कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू शेयर्स और डिबेंचर ऑफ दैट कंपनी। सर क्या बोलना चाह रहे हैं ये, सर मेरे पास ना टाटा कंपनी है सर, टाटा कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट और क्या कवर कर दिया, डिबेंचर स्टॉक, ठीक है, डिबेंचर स्टॉक। अगर टाटा कंपनी ये सब को, वर्धमान सर के पास है ये सब को अपनी ही कंपनी, कौन सी कंपनी सर, टाटा कंपनी, कोई दूसरी नहीं होना चाहिए सर, ठीक है, टाटा कंपनी के सर शेयर्स, ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर में कन्वर्ट करती है, देखा है ना सर, देखो शेयर्स और डिबेंचर्स में कन्वर्ट करती है तो उस केस में सरकार बोलती है इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, इस पे कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है। आगे देखो सर, कोई कंपनी है जो अपने बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट करती है, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स इनटू शेयर्स, डिबेंचर बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोई भी बॉन्ड्स हो सकते हैं, उसको उन लोग सर शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, और डिबेंचर्स ऑफ एनी कंपनी अदर कंपनी सर, ठीक है, एनी अदर कंपनी। तो सर जैसे मान लो ये तो आप अगर ध्यान दियोगे तो सेम ग्रुप में चला सर, टाटा में चला। अब मान लो सर टाटा कंपनी के बॉन्ड्स को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, एनी कंपनी, एनी अदर कंपनी, टाटा एनी कंपनी है ना, एनी कंपनी, टाटा कंपनी नहीं सर, टाटा के अलावा कोई दूसरी कंपनी सर, तो सरकार बोलती इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानते, इस पे भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्लियर। फिर आप क्या कर रहे हो सर, प्रेफरेंस शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इक्विटी शेयर में। ये तो ध्यान रखना सर कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करते हो तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाता, इस पे कैपिटल गेन नहीं है। पर याद रखना जिस दिन इक्विटी शेयर बेचने निकलोगे ना सर, कैपिटल गेन लगेगा सर, ठीक है। अगला रिवर्स मॉर्गेज, ये तो बहुत अच्छे से हम क्लासेस में समझते हैं सर कि सर अगर आपने रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर कोई कैपिटल एसेट है वो किसको ट्रांसफर करी होगी, बैंक को ट्रांसफर करी, सरकार बोली उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता और उस केस में कैपिटल गेन नहीं है, क्लियर हुआ। आओ कैपिटल गेन जब हम निकालते हैं सर तो सेक्शन 48 में कंप्यूटेशन करते हैं, और कंप्यूट करते टाइम इन्होंने बोला सर चाहे शॉर्ट टर्म करो चाहे लॉन्ग टर्म करो सर, अब तो इंडेक्सेशन होता ही नहीं है, अब इंडेक्सेशन होता ही नहीं है। एक स्टूडेंट बोला वाह सर मैं तो पढ़ के आया हूं कि सर 23 जुलाई 2024 के पहले बेचेगा तो सर फिर वो कंपलसरी इंडेक्सेशन होता था भाई, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, तुम बैठे हो 25-26 में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 25-26 का आएगा कि 24-25 का आएगा सर, वो निकल गया 24-25 भाई, अब 25-26 है, अब इंडेक्सेशन की कहानी नहीं है। चाहे लैंड बिल्डिंग हो चाहे दुनिया की कोई भी एसेट हो, कंप्यूटेशन के टाइम पे इंडेक्सेशन नहीं है,
कंप्यूटेशन के टाइम पे इंडेक्सेशन नहीं है, कंप्यूटेशन के टाइम पे इंडेक्सेशन नहीं है, ध्यान रखेंगे सर। पर जब हम टैक्स निकालेंगे कैपिटल गेन में, तब मैं आपको अभी समझाऊंगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। और इसका ना मैंने चार्ट भी बनाया है सेक्शन 112 में, और 112A वगैरह 111A का पूरा चार्ट बनाया है, वो मैं आपको एंड पे समझाऊंगा भी टैक्स निकालते टाइम कैसे किया जाता है, कैसे हम चेक करते हैं कि कब निर्मला सीतारमन जीतेगी, कब राघव चड्ढा जीतेगा। पर वो अभी दिमाग ना लगाओ, नहीं तो बहुत सारी चीजें अभी बर्डन पे एक साथ आ जाएगी। मैं आपको समझाऊंगा, वो पूरा सेक्शन के साथ क्लियर करूंगा, पर अभी क्लियर करूंगा तो फंस जाओगे। अभी रुक जाओ, अभी सिर्फ इतना समझो कि मैं कैपिटल गेन टैक्स निकालने बैठा हूं, अभी टैक्स लाइबिलिटी निकालने नहीं बैठा हूं कैपिटल गेन में, सिर्फ टैक्सेबल कैपिटल गेन जानना है मुझे। तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस अगर कुछ एक्सपेंस हुआ होगा तो नेट कंसिडरेशन आता है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कोई चीज एक्वायर करने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब सर उस चीज में हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया होगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट कोई भी हो सकता है सर, ठीक है, चाहे आप बोलो लैंड पे फेंसिंग की होगी, ठीक है, कोई भी खर्चे हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये माइनस करते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, उसमें माइनस करते हैं एग्जेम्पशंस, ठीक है, तो फिर आ जाता है हमारा सर टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर हुआ ये सबको, बैठा दिमाग में, क्रिस्टल क्लियर। ये वाली कहानी मेरा वादा है, मैं आपको 112 जब आगे पढ़ाऊंगा तो पूरा क्लियर करूंगा 100% क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ। और मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं, आप टेंशन ना लो सर, आराम से ये चीज क्लियर करूंगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा सर, अभी करेंगे तो ये वाला पार्ट छोड़ दो सर, अभी प्लीज छोड़ दो। अभी आप इतना याद रखो सर कि एसटीटी का खर्चा अलाउड नहीं है। सर पीजीपी में तो आप सिखाए थे अलाउड है, हाँ ना भाई, पीजीपी में अलाउड था, कैपिटल गेन में एसटीटी का खर्चा अलाउड नहीं है। क्लियर रहेगा। अब ये वाला पॉइंट बड़ा प्यारा है सर, और मस्त है, एकदम मस्त है, एकदम मस्त है। मैं आपको समझाता हूँ ये पॉइंट क्या बोलता है, ठीक है, एक पेज ऐड करके समझाता हूँ मैं आपको ये पॉइंट क्या बोलता है। या पेज ऐड कहाँ हुआ, यहां पर हो गया। अब ध्यान देना सर, सर मान लो मैंने कोई हाउस खरीदा और हाउस खरीदने के लिए लोन लिया, सर लोन लिया 10 लाख रुपीस का, ये हाउस मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सर एट द रेट 10% मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ, तो मैंने 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया। अब ये 1 लाख का इंटरेस्ट मैं सेक्शन 24B, सर ये कहाँ पर पढ़ते हैं, IHP में सर, IHP में मैंने ये इंटरेस्ट क्लेम कर लिया। क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि ये 1 लाख क्या मेरे एसेट की कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। सरकार बोली नहीं आएगा। मैं बोला क्यों, सरकार बोली वाह तू हमारे 2 बार मजे, मेरे को ही घर ले जाना। सरकार बोली साले एक बार 1 लाख रुपए तेरे को दे दिए ना, फिर तू अब अपने घर की एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देगा, फिर जब तू कैपिटल गेन इस घर को बेचने जाएगा ना, कैपिटल गेन निकालेगा, और कैपिटल गेन निकालते टाइम फिर ये 1 लाख की कॉस्ट एक्स्ट्रा माइनस करेगा, तो तू 2 बार मजे ले लेगा हमारे। तू अगर इंटरेस्ट क्लेम कर लिया 24B में, 80EE में, या फिर 80EEA में, तो उस केस में वो तेरे एसेट का कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। समझ आया। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया ये पूरा पॉइंट जो लिखा हुआ था। अगला इंडेक्सेशन बेनिफिट, अब तो ये बात आती ही नहीं है, अब तो खत्म ही हो गई इंडेक्सेशन की बातें सर। अब कहीं पर इंडेक्सेशन है ही नहीं, है ही नहीं, इंडेक्सेशन ही नहीं है, इंडेक्सेशन है ही नहीं सर। पहले बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इंडेक्सेशन नहीं देते थे, फिर इन्होंने बोला सर ये 2 चीजों में हम इंडेक्सेशन देंगे, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब तो वो भी इंडेक्सेशन खत्म कर दिए, कंप्यूटेशन के टाइम ये भी इंडेक्सेशन खत्म, तो प्रैक्टिकली अब इंडेक्सेशन की कहानी नहीं है ही नहीं सर। ध्यान रहेगा। ये वाला पॉइंट हम अभी डिस्कस करने वाले आगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझो सर। सर ये क्या है, अब मैं आपको इसका ना एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ सर। एक नॉन रेसिडेंट था, ठीक है, वो इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदा 100 रुपए में, ठीक है, और 100 रुपए में नहीं यार, इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीदा 80 रुपीज में, क्योंकि $1 80 रुपीज चल रहा था, तो सर 80 रुपीज में खरीदा। 100 शेयर खरीदा था सर, 80 रुपीज में खरीदा था। जब बेचने गया, ये परचेज है, और जब बेचने गया तो हुआ ये, ध्यान दीजिएगा सर, जब बेचने गया तब भी ये 100 रुपए का
80 रुपीज में ही बेचा, पर जब खरीदा था ना तो एक्सचेंज रेट चल रहा था 80, जब बेचने गया एक्सचेंज रेट हो गया 90, तो प्रैक्टिकली एक्सचेंज रेट 10 रुपए बढ़ गया। ये 10 रुपए बढ़ने के कारण इस भाई साहब का गेन आ गया। अब सरकार बोली ला टैक्स दे। वो बोला ओ भाई, ये 10 रुपए गेन मेरे कारण नहीं है, ये एक्सचेंज रेट के कारण है। सालों 100 का 80 सेम ही है। 100 शेयर 80 रुपए में, 100 शेयर 80 रुपए में, पहले भी उतने में खरीदा उतने में ही बेचा हूं। अबे किस बात का गेन? सरकार बोली वाह 10 रुपए तो कमाया। बोले भैया वो मेरे कारण नहीं है, वो एक्सचेंज रेट के कारण है। तो सरकार बाद में बोली ठीक है, ये जो एक्सचेंज रेट के कारण जो तेरे को गेन हुआ है इस पे हम टैक्स नहीं लेंगे, इसको हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। तो नॉन रेसिडेंट बोला कल के दिन अगर 81 में बेच देता तो? सरकार बोली फिर तो तू बैठ, 1 रुपए का फायदा, हम तेरे टैक्स की बात करेंगे। क्लियर? बैठा दिमाग में? ठीक है सर। CII 376 दिया हुआ है। सर CII का अभी भी रिलेवेंस है? हाँ है। आपको जब मैं सेक्शन 112 पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा कि CII का क्या रिलेवेंस है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे आते हैं सर सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कोई भी एसेट की कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर? एकदम सिंपल है सर। अगर आपने एसेट 1/4/2001 के पहले परचेज की थी तो सर उस केस में सरकार बोलती है कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा उसकी कॉस्ट नहीं हो सकती। अब एक स्टूडेंट बोला सर वाह शेयर्स में तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं दिया। ये भाई शेयर्स में कब से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होने लगी? शेयर्स में तो यही तो देखा जाएगा ना, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर। और अगर कोई एसेट ऑन एंड आफ्टर 1/4/2001 ली गई है तो सिर्फ उसकी क्या ली जाएगी? कॉस्ट। क्लियर? आ गया हो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी है सर। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की क्या कहानी? इन्होंने बोला सर अगर आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले इंकर करी है तो उस केस में इग्नोर कर दो। बोला इग्नोर मतलब? बोला लेना ही नहीं है। बोला नहीं लेना है मतलब? बोले डेड लॉस है। क्यों किया? बोला अबे मतलब कोई आदमी 1990 में अगर बिल्डिंग में एक फ्लोर एक्स्ट्रा बनाया होगा, आप नहीं दोगे? बोले बहुत समझदार है तू, नहीं देंगे, इग्नोर्ड है। और ऑन एंड आफ्टर 2001 है तो सरकार बोली उसको कंसीडर करना सर। ठीक है यार, ये तो बड़ा जबरदस्त है, मस्त है। अब देखो सेक्शन 49। अब ये क्या बोलता है? लोग इसको रटते हैं, इसको ना रटो, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो, एकदम सिंपल तरीके से बताऊं, बहुत सिंपल तरीके से, इतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। बताता हूं मैं आपको इसको कैसे याद रखते। देखो सर ये जो ना हम 47 के अंदर सर ऐसे ट्रांजेक्शन पढ़े थे जिनको हम ट्रांसफर ही नहीं मानते। हाँ पढ़े थे। इन सब ट्रांजेक्शन के केस में कॉस्ट प्रीवियस ओनर की ली जाती है, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर की ली जाती है। सर नहीं समझा? एक आध एग्जांपल दो सर। सर ये वाला याद है अभी ऊपर बताया था सर, आप ए कंपनी के शेयर होल्डर थे, ए कंपनी बी कंपनी से जाके अमेलगमेट हो गई, आप किसके शेयर होल्डर बन गए? बी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। तो सिंपल इन्होंने बोला सर बी कंपनी में आपको शेयर्स किस वैल्यू में मिले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ए कंपनी में शेयर्स किस वैल्यू पे मिले थे हमें उससे मतलब है। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर और पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ली जाती है। कॉस्ट पहले वाली ली जाएगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले वाली ली जाएगी, कॉस्ट पहले वाली ली जाएगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले वाली ली जाएगी, कॉस्ट पहले वाली ली जाएगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले वाली ली जाएगी। हर केस में सर कल के दिन ये सब्सिडरी कंपनी इस एसेट को सेल करती है तो क्या कैपिटल गेन आएगा? हाँ सर। सर कॉस्ट क्या लेंगे? जो होल्डिंग कंपनी के हाथ में कॉस्ट थी, और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी यहाँ की रहेगी, कॉस्ट भी यहाँ की रहेगी। अभी भी वही बोल रहा हूँ, कॉस्ट पहले वाली लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले वाला लेंगे, कॉस्ट पहले वाला लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले वाला लेंगे। सेक्शन 47 में जितने आपने ट्रांजेक्शन्स है जिनको ट्रांसफर माना ही नहीं, उन सब केसेस में कॉस्ट पहले वाली लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले वाली लेंगे, कॉस्ट पहले वाली लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले वाली लेंगे। सर फिर आप बोलोगे कल के दिन प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, इक्विटी शेयर को बेच दिया सर, तो सर फिर इस इक्विटी शेयर की कॉस्ट क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट थी, और जब से मैंने प्रेफरेंस शेयर को होल्ड किया था सर,
कॉस्ट पहले वाली लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले वाली लेंगे। इसीलिए अगर ये आप एक बार सीख गए, समझ गए, तो आपको पढ़ने की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती। सर एक आध कोई और एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। सर वर्धमान सर मान लो अपनी वाइफ को गिफ्ट किए सर, ठीक है, हाउस गिफ्ट किए। कल के दिन वाइफ इस प्रॉपर्टी को बेच दी, ठीक है। बात फिर वही बात, वाइफ के हाथ में कॉस्ट क्या होगी, जो वर्धमान सर के हाथ में कॉस्ट होगी। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से ली जाएगी सर, जो वर्धमान सर जब से उस एसेट को खरीदे होंगे सर। कॉस्ट पहले वाली लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले वाला लेंगे सर। क्लियर? अब तो क्लियर। इसलिए सेक्शन 49 की पूरी लिस्ट दी हुई है, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है मत पढ़ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। आओ आगे बढ़ते हैं। सर इन्होंने बोला कुछ ऐसे कैपिटल एसेट जिनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अलग अलग होती है। अब देखो सर इन्होंने बोला गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट ऑफ बिजनेस और राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। अगर गुडविल है, राइट्स खरीद रहे हो, तो अगर आपने गुडविल खुद बनाई है तो उसकी कॉस्ट निल है, और अगर आप गुडविल किसी से परचेस करते हो तो परचेस प्राइस है। गुडविल में कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट होता नहीं है सर। गुडविल में क्या ही इंप्रूवमेंट होगा, क्या होगा बताओ सर। सर क्या इंप्रूवमेंट होगा, आप मेरे को एक बात बताओ, गुडविल में क्या इंप्रूवमेंट होगा। गुडविल में कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगता ही नहीं है सर, ठीक है। इन्होंने इसीलिए बोला गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन इन बिजनेस। अगर ये सेल्फ जनरेटेड, कॉस्ट निल। अगर परचेस किया, परचेस प्राइस। सेम इसके साथ साथ ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट, लूम आवर्स, स्टेज कैरेज परमिट, सेल्फ जनरेटेड, कॉस्ट निल। परचेस किया, परचेस प्राइस। क्लियर? इनमें इन्होंने बोला सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो सकती है, बट ऑन एंड आफ्टर 1/4/2001 के बाद की ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे, उसके पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लेंगे। गुडविल पे तो अब डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, तो गुडविल ऑफ कैपिटल एसेट की ही डेफिनेशन में आती है सर, ध्यान रखना सर। क्लियर हुआ है सबको, बैठा है दिमाग में? ठीक है। बोनस शेयर, इससे रिलेटेड मेरे पास नोट्स थे, मैंने बनाए हैं नोट्स। कहाँ है कैपिटल गेन के नोट्स? कैपिटल गेन के नोट्स है भाया, कहाँ गया भाया? बोनस शेयर, याद देखो मेरी क्लास के नोट्स है सर, मैंने बनाया था, आप चाहो तो आप भी बना लो सर, मतलब कॉपी कर लो इसको। सर अगर बोनस शेयर आप बिफोर 1/4/2001 खरीदते हो तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा? सरकार बोली सिंपल है सर, 1/4/2001 के पहले खरीदे हो तो सर बोनस शेयर फ्री में मिला होगा, तो सर फेयर मार्केट वैल्यू जो 1/4/2001 की है वही कॉस्ट ले लेंगे सर। क्लियर? सर अगर आपने बोनस शेयर एक्वायर किया 1/4/2001 के बाद, बट सर बिफोर 31 जनवरी 2018 के पहले आपने परचेस किया है, तो सरकार बोली सर उस केस में ध्यान देना सर, आप इन दोनों डेट प्लीज ध्यान दो, यहीं पर कंफ्यूज होते हैं सर। आपने खरीदा है 1/4/2001 के बाद, बट बिफोर 31 जनवरी 2018 के पहले खरीदा है, पहले ये दोनों डेट के बीच में खरीदा है, ठीक है, और बेच अभी रहे हो, तो सरकार बोली उस केस में कॉस्ट निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो लिस्टेड है तो, मैं बोला अगर अनलिस्टेड है तो, सरकार बोली अनलिस्टेड के केस में कॉस्ट निल होती है, अनलिस्टेड के केस में कॉस्ट निल होती है। लिस्टेड होंगे तो फिर मेहनत है। लिस्टेड होंगे तो सरकार बोली कॉस्ट स्टेप 1 में लिखेंगे जो कॉस्ट होगी, मैं बोला कॉस्ट तो 0 है, सरकार बोली 0 लिख दे। मैं बोला स्टेप 2 में सरकार बोली सेल कंसेशन कितने में बेचा, मैं बोला 1000 रुपए में बेचा मैं बोनस शेयर्स को। सरकार बोली 31 जनवरी 2018 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, मैं बोला 500। सरकार बोली दोनों में विच एवर इज लोअर सर, तो लोअर मैं बोला 500 आ गया। सरकार बोली ये 500 को तू कॉस्ट से कंपेयर कर, दोनों में विच एवर इज हायर, तो तेरी कॉस्ट कितनी बन जाएगी सर, तेरी कॉस्ट बन जाएगी 500। ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है, समझ आई बात? बैठा दिमाग में? खरीदा इस डेट के बीच में, बेचा अभी है। एक स्टूडेंट सर यहां तक क्लियर हुआ, ये बैठा दिमाग में? अब सर कोई आदमी 31 जनवरी 2018 के बाद ही खरीदा तो उस केस में कॉस्ट निल है। तो सर एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वाला होता है पता है? ये वाला, क्योंकि लड़ाई पूरी इसी में होती है सर, पूरी लड़ाई तो इसी पे होती है और किसी पे लड़ाई नहीं होने वाली है सर एग्जाम में। ये बहुत ईजी होता है, ये बहुत ईजी होता है, यही तो होता है जहां मेहनत करनी पड़ती कॉस्ट निकालने के लिए,
और वो भी लिस्टेड है तब, एसटीडी पेड है तब। अगर वो लिस्टेड भी ना हो, एसटीडी भी पे ना हो, तो फिर मेहनत ही क्या है, फिर तो बात ही खत्म हो गई सर। अच्छा, ये सिर्फ बोनस शेयर पे अप्लाई नहीं होता है। अगर ये बोनस शेयर, राइट शेयर, अबे बोनस शेयर, राइट शेयर, ओरिजिनल शेयर, अबे सब पे यही अप्लाई होता है, सब पे यही कंसेप्ट होते हैं। और कौन से वाले? ये वाले, ठीक है, ये वाले। क्योंकि बोनस शेयर के अलावा बाकी जो शेयर्स होंगे, राइट शेयर और ओरिजिनल शेयर, उनकी कॉस्ट अगर 1/4/2000 पहले, 1 के पहले भी परचेज किया होगा, तो जितना परचेज प्राइस रहती है और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर देखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना सर। बोनस शेयर की कॉस्ट नील होती है तो जीरो रहती है पहले, जीरो और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर, हायर, हायर। पूरी लड़ाई इस वाले किस्से में, ठीक है, पूरी लड़ाई सिर्फ इस वाले मुद्दे पे, इस वाले पे, ठीक है, पूरी लड़ाई इस वाले मुद्दे पे, ध्यान रखना सर। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो क्लास के नोट्स है ये मेरे। ठीक, पूरी लड़ाई इस वाले मुद्दे में आपको नोट करना है, आप नोट कर लो, बस इतनी ही दुनिया है सर, इतनी ही दुनिया है। पहले खरीदा 1/4/2001 के पहले, तो कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर। सर बाद में खरीदा, बट 31 जनवरी 2018 के पहले खरीदा और बेचा बाद में है सर, तो फिर कॉस्ट के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है सर, स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है सर। पहले तो ये दोनों स्टेप, ओ ओ ओ, ओ सॉरी, ठीक है सर, पहले तो ये दोनों स्टेप में विच एवर इज लोअर, फिर उसको कॉस्ट से कंपेयर करते हैं विच एवर इज हायर सर, वो हमारी कॉस्ट आ जाती है सर। और अगर बाद ही में खरीदा है, 31 जनवरी 2018 के बाद ही खरीदा है, तो बोनस शेयर की कॉस्ट नील होती है, ओरिजिनल शेयर और राइट शेयर जितने में परचेस करेगा वही होगी सर। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? राइट शेयर आप जितने में खरीदते हो वही उसकी कॉस्ट है, राइट शेयर आप जितने में खरीदते हो वही उसकी कॉस्ट है। क्रिस्टल क्लियर? अब मान लो मेरे को राइट का ऑफर मिला कि तुमको राइट शेयर खरीदना है क्या कंपनी के, तो मैंने बोला हाँ दे दो दे दो, तो सरकार बोली ध्यान देना सर, मैं आपको वहां लिख के बता देता हूं जहां पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बोनस का समझ आया? ये देखो, ये मैंने आपको फॉर्मूला भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। राइट शेयर का सिंपल है, जितने में खरीदते हो वो उसकी राइट की प्राइस होती है सर। अब मान लो मेरे को बोनस राइट शेयर मिला है सर, कि मैं टाटा कंपनी के राइट शेयर खरीद सकता हूँ, राइट शेयर खरीदने का मौका मिला है। मैं बोला यार मेरे पास पहले से ना टाटा कंपनी के बहुत शेयर पड़े और नहीं चाहिए, तो वो राइट्स ना मैं किसी को 20 रुपए में बेच दिया। सरकार बोली ये जो 20 रुपए में बेचे हो ना सर, ये आपका कैपिटल गेन है। मैं बोला कैसे? बोले आपने राइट्स बेचा, राइट्स ट्रांसफर किया। मैं बोला हाँ, चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था जो छोड़ दिया था मैं, कि मैं राइट बेच भी सकता हूँ, यही है, अपन राइट बेच रहे। मैं बोला इसकी कॉस्ट? सरकार बोली जीरो, तेरे को तो फ्री में मिला था टाटा कंपनी से, तो ये जो 20 रुपए है ये मेरा कैपिटल गेन। आई बात समझ? सर जो आदमी मेरे से ये राइट खरीदा होगा उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? 20 रुपए तो मेरे को दिया, ठीक है, कंपनी को वो 30 रुपए दिया, राइट शेयर खरीदने का भी तो कॉस्ट देगा, तो टोटल कितना उसके हाथ में कॉस्ट रहेगी? 50। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? ये वाला पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कैपिटल गेन इन स्पेशल केसेस, इसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शन। अब इसको ध्यान देते हैं, इसको स्पेशल केस क्यों बोलते हैं सर? स्पेशल केस ये इसलिए होता है सर क्योंकि ये ना प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन होता है। सर नहीं समझे, प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन मतलब? सर हमने क्या बोला था सर, कैपिटल गेन हेड में किसी को भी टैक्स लगाने के लिए 3 बातें होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर होना चाहिए सर, ठीक। अब होता ये कि अभी जो अपन केसेस पढ़ेंगे उन केसेस में एसेट ट्रांसफर किसी प्रीवियस ईयर में हो रही है और टैक्स किसी और ईयर में लग रहा है, तो ये आपको सीखना है और ध्यान देना है। ध्यान दो सर, सबसे पहला केस है सर जहां पर सर कोई आपके एसेट डैमेज हो गई है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है कैपिटल एसेट का। देखो सर, वेयर एनी पर्सन रिसीव, चाहे मनी या अदर एसेट, किससे मिलेगा सर? इंश्योरेंस कंपनी से सर। क्यों मिलेगा सर? क्योंकि आपकी कैपिटल एसेट खत्म सर। क्यों? फ्लड आया, टाइफन, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, अदर कॉल्यूशन ऑफ नेचर, या फिर राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंस, या फिर एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, या फिर एक्शन बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन इन कॉम्बैक्टिंग विद एन एनिमी। हम पाकिस्तान से लड़ रहे सर। इन सब केसेस में
अगर आपकी कैपिटल एसेट को डैमेज और डिस्ट्रक्शन होता है, उसके कारण आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। सरकार बोलती इसको हम ट्रांसफर मानेंगे, इसमें कैपिटल गेन लगेगा। मैं सरकार से पूछा ऐसा क्यों? सरकार बोली समझो, आपकी एसेट जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? सर आएगी आपके पास, वो एसेट के बदले आपको क्या करेगी? पैसा देगी। कल के दिन अगर मान लो वो एसेट डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो कल के दिन आप इसको बेच भी सकते थे, इस एसेट से आपको पैसा मिल सकता था। प्रैक्टिकली यही तो हुआ सर, कि इंश्योरेंस कंपनी आई, आपकी वो एसेट ले ली और अब आपको पैसा दे रही है सर, क्योंकि वो एसेट आपकी खत्म हो चुकी है। तो सरकार बोली इसको हम ट्रांसफर मानते हैं और इस पे कैपिटल गेन लगेगा। मैं बोला कब? कब? अब यही तो कब ही की तो लड़ाई है सर। अब ध्यान से सुनना, एकदम मस्त ध्यान से सुनना। सर मान लो मेरी एसेट 2025 में एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। और आपको भी पता है ये इंडिया है, इंश्योरेंस का पैसा अगले दिन नहीं मिलता, इतना स्पीड से नहीं मिलता सर, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, इतना स्पीड से नहीं मिलता। तो इंश्योरेंस कंपनी आई मेरे पास, बोली भाई आपके एसेट तो खत्म हो गई। मैं बोला हाँ भाई खत्म तो हो गई, आप चेक कर लो, मैं आग नहीं लगाया हूं, अपने आप ये एसेट खत्म हो गई है सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोले ठीक है भाई, हम मान लिया आपकी कोई गलती नहीं है, ये एसेट आपकी खत्म हो गई है, हम इस एसेट के बदले आपको क्या दे देंगे? पैसे दे देंगे। मैं बोला दे दो, दे दो। बोले इंश्योरेंस कंपनी अभी तो हम बोले हैं देंगे, आज थोड़ी। तो मैं बोला कब दोगे? बोले 2 साल लग जाएगा सर, पूरा सर्वे वगैरह करेंगे, सब करेंगे, 2 साल बाद आपको 2027 में पैसा देंगे सर। अब गवर्नमेंट मेरे पास दौड़ के आई, गवर्नमेंट को पता चला मेरी एसेट खत्म हो चुकी है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है। सरकार बोली टैक्स। मैं बोला मैं कहां से लाऊं, किस बात का टैक्स का पैसा? बोले ना ना टैक्स का पैसा तो लगेगा सर, टैक्स तो देना पड़ेगा सर, टैक्स तो देना। मैं बोला अबे इनकम पे टैक्स होता है, इनकम कहाँ है? बोले वो इंश्योरेंस कंपनी बोली थी आपको पैसा देगी। मैं बोली दी कहाँ है? जब देगी तब लेने आना ना, अभी दी ही नहीं है। बोले हाँ यार बात तो सही है, अभी दी नहीं है, 2027 में देगी ना तब आना टैक्स लेने। तो इनकम टैक्स वाले जाते जाते मेरे को बोल के गए कि भैया आप ना 2025 में अपना इनकम टैक्स कंप्यूट करके रख लो, ठीक है, कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख दो, देना मत, देना तो आप 2027 में ही सर। समझ आया? तो सर जिस दिन एसेट डैमेज या डिस्ट्रॉय होती है उस दिन इस एसेट को ट्रांसफर मान लिया जाता है, इस दिन टैक्स निकाल के रख लिया जाता है, टैक्स उस दिन पे किया जाता है जिस दिन सर पैसा रिसीव हो रहा है सर, ठीक है। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन है, सर मान लो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देती, इंश्योरेंस कंपनी आपको एसेट देती है, तो फिर क्या करोगे? फिर अपन इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे सर। एक स्टूडेंट बोला सर आधा कैश और आधे की एसेट दी तो दोनों का मिला के ले लेंगे सर, कैश प्लस फेयर मार्केट वैल्यू दोनों मिला के ले लेंगे सर। आई बात समझ? क्लियर हुआ सबको? बैठा ये दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, आओ सर इसके आगे नेक्स्ट कंसेप्ट में बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया, ये बड़ा सिंपल है सर। मान लो वर्धमान सर रिलायंस के शेयर खरीदना स्टार्ट किए और 10 करके शेयर्स खरीदे, ठीक है। तो वर्धमान सर 10 शेयर रिलायंस के खरीदे, फिर कल 10 शेयर खरीदे, फिर कल 10 शेयर खरीदे। अब क्या हुआ? वर्धमान सर शेयर्स बेचना स्टार्ट किए। आपको पता है सर आजकल डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होते हैं। अब 10 शेयर्स करके अलग अलग दिन खरीदे सर। तो बात यह है जब वर्धमान सर 15 शेयर्स बेचने जाएंगे तो 15 में सबसे पहला कौन सा जाएगा? इन्होंने बोला सर फीफो मेथड से जाता है सर। फीफो मतलब जो सबसे पहले आपने खरीदा था सबसे पहले वो शेयर्स बिकेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले और उसके बाद नेक्स्ट वाले। ये बहुत सिंपल है, हम प्रैक्टिकली ऐसा ही अप्लाई करते हैं, फीफो मेथड से ही हम शेयर को ट्रांसफर करते हैं सर। क्लियर? आगे देखो, ये बड़ा प्यारा है सर, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड कैपिटल एसेट सर। अब होता क्या है सर, ध्यान से सुनना सर। मैं जहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ वहां पर ना कमल विहार एक सोसाइटी है सर, गवर्नमेंट की है सर, ठीक है। अब ये सोसाइटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? लोगों के लैंड कंपल्सरी एक्वायर किए, ठीक है, लोगों के लैंड कंपल्सरी एक्वायर किए। तो सर एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ सर, मेरे रिलेटिव थे, ठीक है, उनका वहां पर जमीन ली हुई थी और उन्होंने 3 लाख रुपीज में जमीन ली थी। अब गवर्नमेंट उनके पास आई, गवर्नमेंट बोली भैया ये जमीन हमें चाहिए।
तो फूफा जी बोले नहीं, मेरे को अभी नहीं बेचना है, ये जमीन तो मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि मेरे को अपनी बेटी की शादी करना है, इसलिए मैं ये जमीन खरीद के रखा हूँ। बोले ये सब बकवास नहीं सुनेंगे, आज से ये जमीन आपकी हमारी। तो रिलेटिव बोले फिर आप हमें पैसा दोगे कि नहीं इसके बदले? बोले बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, हम आपको 15 लाख रुपीज दे देंगे। ये जो गवर्नमेंट 15 लाख का वादा करी, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कंपनसेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल कंपनसेशन। क्रिस्टल क्लियर? तो सरकार ने क्या बोला, भाई 15 लाख हम तुम्हें आज दिए, इसमें तुम 3 लाख माइनस कर लो, 12 लाख पे टैक्स दे दो। ये कहानी हुई सर, ये कहानी हुई। अच्छा, क्या लगता है गवर्नमेंट एक दिन बोली और उसी दिन पैसा दे देगी? सर थोड़ा सा हकीकत में जियो। गवर्नमेंट 2025 में बोली, सर पैसा 2030 में दी। सर अभी ऊपर सिखाया था 2025 में आप टैक्स निकाल के बैठ जाओ, टैक्स देना कब पड़ेगा सर? 2030 में जब पैसा आएगा। क्लियर? अब सर मेरे जो रिलेटिव थे वो बोले नहीं 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 नहीं, ये 15 लाख में तो मेरा काम नहीं होगा, कौन सा 15 लाख में बेटी की शादी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, मैं जा रहा कोर्ट। वो चले गए कोर्ट, और कोर्ट जाके बोले कि नहीं भाई ये देखो ये 15 लाख दे रहे। वो थोड़ा आंसू सुबह है, कोर्ट में जज के सामने रोना चालू कर दिए, बोले मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, ये एक तो ये जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। कोर्ट बोले भाई शांति, तेरे को कितना चाहिए? बोले भाई 25 लाख। कोर्ट ने बोला सुनो भाई, गवर्नमेंट को बोला दे दो इसको 25 लाख। बोले 15 तो हम दे रहे थे। बोले नहीं नहीं 10 और दो। ये जो 10 और दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड एनहांस कंपनसेशन। ठीक है, बढ़ा के कंपनसेशन। ठीक है, अब ये एनहांस कंपनसेशन हुआ, कोर्ट ने बोला 10 लाख दे दो। ध्यान से सुनना, अब आपको भी पता है सर कोर्ट का मैटर सालों चलता है, एक दिन में नहीं आता डिसीजन। तो सर कोर्ट का मैटर मान लो 2025 में चालू हुआ और कोर्ट का मैटर है चलते जाएगा। अब मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने बोला सर मुझे तो 2030 में अपनी बेटी की शादी करना है। तो कोर्ट बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम इंटरिम ऑर्डर पास करते हैं और आपको अभी अभी के लिए 25 लाख दिलवा देते हैं। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट दौड़ के आई पास, बोली लॉ टैक्स, लॉ टैक्स, क्योंकि अब तो पैसा भी मिल गया। तो फिर मेरे रिलेटिव जज के पास दौड़ के गए और जज को बोले देखो टैक्स मांगने आ गए, अभी तो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है, फाइनल ऑर्डर भी पास नहीं हुआ है। इंटरिम मतलब बीच में ऑर्डर पास हुआ है, फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। हो सकता है बाद में मैं केस हार गया तो मुझे पैसा वापस भी करना पड़ सकता है। कोर्ट बोला भाई परेशान मत करो उनको, अभी फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जिस दिन फाइनल ऑर्डर पास होगा उस दिन तुम टैक्स लेना, अभी इंटरिम ऑर्डर है, हमने सिर्फ उनको पैसा दिलवाया है, तुम उनसे अभी टैक्स नहीं ले सकते। यहां तक क्लियर हुई कहानी? क्रिस्टल क्लियर हुई? ठीक है, अब बात ये हुई सर कि आपने 15 लाख में तो 3 लाख माइनस कराया, 12 लाख पे टैक्स की बात करी सर। अब बचा हुआ जो 10 लाख है, एनहांस कंपनसेशन, एक्स्ट्रा पैसा, एनहांस कंपनसेशन। सर इसमें कॉस्ट माइनस करने की बात है तो गवर्नमेंट बोली इसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, ये तो फ्री फोकट फ्री फंड का तू कोर्ट से रो धो के ले लिया है, ये 10 लाख पूरा टैक्सेबल है। ये बात समझ आई? क्लियर हुआ? मैं बोला ठीक है। अब मैं क्या हुआ, सर मेरे को ही पता है गवर्नमेंट से पैसा इतना फास्ट तो नहीं आता। मैं वापस जज के पास गया और जज को जाके बोला सुनो ना, ये गवर्नमेंट देने में ना पैसा लेट कर रही है, प्लीज मुझे इंटरेस्ट भी दिलवाओ ना। कोर्ट बोला क्यों? बोले आप समझो, एक लॉजिक समझो, अगर यही पैसा मैं कल के दिन बैंक में रखता तो बैंक मुझे क्या देता? इंटरेस्ट देता। अब ये गवर्नमेंट पैसा दे नहीं रही है, देने में टाइम लगा रही है, तो इतने टाइम पीरियड मेरे इंटरेस्ट का नुकसान हो यार, बात तो सही है। तो सरकार को मैंने बोल के क्या निकलाया? इंटरेस्ट। अब जैसे ही इंटरेस्ट मिला फिर गवर्नमेंट मेरे पास दौड़ के आ गई, ला इस पे भी टैक्स दे। बोला इंटरेस्ट की इनकम कहाँ जाएगी? बोले तेरे को नहीं पता, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है IUS, वहां पर लेके जाएंगे इंटरेस्ट की इनकम, वहां टैक्स लगवाएंगे तेरे से। मैं बोला ये इंटरेस्ट का पैसा निकलाने में ना मेहनत लगी है, मुझे कुछ एक्सपेंस भी दो। बोले ठीक है 50% एक्सपेंस क्लेम कर लेना और 50% बैलेंस टैक्स लग जाएगा। बोला हाँ ये ठीक है। ये आई कहानी समझ? ऐसे ही चलता है सर। ठीक है, जिस साल पैसा मिलेगा उस साल टैक्स लगेगा, जिस साल एसेट गवर्नमेंट लेके चले गई उस साल आप कंप्यूट करके बैठ जाओगे। ये पूरी कहानी से एक पूरा प्रोविजन क्लियर हो गया। क्रिस्टल क्लियर? आई होप दिमाग में बैठा होगा सर। अरे इसमें एक बात और है जो मेरे को आपको ये समझाना है सर। सर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड,
अगर गवर्नमेंट आपके कंपलसरी एक्वायर कर रही है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो वो एग्जेम्प्ट है 1037 में। एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में क्यों दिमाग लगा रहे हैं? ओ भाई, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं था, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट था सर। कैपिटल एसेट था तो उसको बेचते तो कैपिटल गेन भी आएगा सर, पर आप बेच नहीं पाए, गवर्नमेंट खुद आके आपसे लेके चले गई। अब अगर गवर्नमेंट लेके चले गई और कंपनसेशन मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है, आप बेचोगे तो टैक्स है। आई बात समझ? आओ आगे, ठीक है। पर सरकार ने कुछ रिक्वायरमेंट रखी सर कि वो जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वो इंडिविजुअल एचयूएफ सर उसको पिछले 2 साल में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे सर, वो अर्बन एरिया में है और गवर्नमेंट ने उसे कंपलसरी एक्वायर किया है। क्लियर? एक और सर, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड एसेट अंडर लैंड पुलिंग स्कीम सर, ये आंध्रा में चली थी सर लैंड पुलिंग स्कीम, ये भी एग्जेम्प्ट किया गया सर। ठीक है, क्लियर? बस इतना ही याद रखना है, लैंड पुलिंग स्कीम के अंदर स्पेसिफाइड एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है तो सरकार बोली उसको भी छोड़ दिया गया, उसको भी ट्रांसफर नहीं मानते, उस पर भी कैपिटल गेन नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। भैया जो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, दिवालिया हो गई है कंपनी, सेक्शन 46, तो उस केस में कंपनी क्या करती है? अपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, आराम से समझ आ जाएगा। सर एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है सर, ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट्स है, यहाँ पर एसेट है, यहाँ लाइबिलिटीज है और यहाँ पर शेयर होल्डर फंड है सर, ठीक है, जो आप लोग इक्विटी शेयर, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब बोलते हो, वो सब कहानी है सर। अब वर्धमान सर इस कंपनी के शेयर होल्डर है, ठीक है, तो कंपनी तो दिवालिया हो गई। अब आपको ही पता है सर, कंपनी जब दिवालिया होती है तो पूरी एसेट बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ की जाती है सर, वो पे ऑफ कर दिए। अब उसके बाद भी कंपनी के पास चीजें बच गई तो आखिरी में बचा हुआ किसको बचता है? इक्विटी शेयर होल्डर को बचता है, तो अब वर्धमान सर को मिलेगा सर। तो इस कंपनी से जितना भी पैसा मिलेगा वर्धमान सर को, पैसा, ठीक है, कंसिडरेशन, पैसा नहीं लिखता, कैश नहीं लिखता, नहीं तो आप लोग फिर कैश में लड़ोगे। कंसिडरेशन मिलेगा प्लस एसेट्स मिलेगी, हो सकता है एसेट भी मिले, जरूरी नहीं है एसेट मिले सर, कंसिडरेशन मिलेगा और एसेट्स भी मिलेगी। ये मेरा हो गया सेल कंसिडरेशन। क्रिस्टल क्लियर है? पक्का? इसमें हम माइनस करते हैं सर डीम्ड डिविडेंड 222 सर, सी डीम डिविडेंड माइनस करते हैं सर। क्यों डीम डिविडेंड कैसे आया? आप बात समझो सर, कंपनी डिविडेंड कहां से देती है? रिजर्व एंड सरप्लस से देती है। अब जब कंपनी दिवालिया हो रही है तो ये रिजर्व एंड सरप्लस से ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी सर, तो जो रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है सरकार बोलती है हम उसको डीम डिविडेंड मानते हैं और हम उसको यहां माइनस करा देते हैं क्योंकि ये आईयूएस में टैक्सेबल हो जाता है, तो हमने डीम डिविडेंड माइनस करा दिया। अब इसके बाद वो वाला कंसिडरेशन आया जो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल है, लेस वर्धमान सर ने कितने में इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, तो हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? अब कल के दिन वर्धमान सर को जो एसेट मिली है, ये कंपनी जो लिक्विडेट हुई है वहां से कंपनी से जो एसेट मिली है, कल के दिन अगर वर्धमान सर उसको बेचने जाएंगे तो उस एसेट की कॉस्ट क्या होगी? जो आपने फेयर मार्केट वैल्यू ली थी सर, जो आपने ली थी ना सर ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू सर, सर ये एसेट लिया है, एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू लोगे ना सर, वही मेरी आगे क्या बन जाएगी? कॉस्ट। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में लिक्विडेशन वाला केस? अब आओ सर बायबैक। ओ भाई साहब ये तो बड़ा प्यारा है सर, और सर अब तो ये कहानी 1/10/2024 के बाद की है क्योंकि आप स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हो 25-26 में, ठीक है। ये पहले वाला अमेंडमेंट है बट मैंने इसको अभी तक हटाया इसलिए नहीं अमेंडमेंट से, क्योंकि मेरे को तो ये बड़ा प्यारा लगता है, बहुत मस्त है। पूछेगा सर एग्जाम में, डेफिनेटली पूछेगा, बहुत प्यारा अमेंडमेंट है बायबैक के केस में। सर इन्होंने बहुत सिंपल बोला कि सर अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है, ठीक है, मैं इसको आपको ना लिख के समझाता हूं एकदम मस्त। देखो इन्होंने क्या बोला सर, अगर बायबैक हो रहा है सर और डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है, ठीक है, तो सरकार बोलती भैया सुनो, पुराने स्टूडेंट जो पढ़े उसको एक बार साइड करो, मान लो वर्धमान सर है,
वर्धमान सर ने टाटा कंपनी के शेयर्स लिए सर, क्योंकि ये टाटा कंपनी में रियल में हुआ था, ठीक है। 1500 में शेयर्स खरीदे थे, 1800 में बायबैक हुआ था सर। और वर्धमान सर बोले भैया मस्त है यार, 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, दे देते हैं, दे देते हैं, पैसा ले लेते हैं। अब सरकार बोली सुनो, आपको कंपनी से कितना मिला? मैं बोला 1800 मिला है मेरे को कंपनी से। सरकार बोली ये आपकी आईओएस की इनकम है, और आईओएस में उसको हम सेक्शन 222F में डीम डिविडेंड मानते हैं। मैं बोला ओ भाई मैंने 1500 में खरीदा भी था, उसका क्या होगा? बोले आपका सेल कंसिडरेशन 0 सर, आपका 1500 कॉस्ट, मतलब 1500 का लॉस। मैं बोला ये लॉस तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। बोले लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, आप इसको अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हो, हम आपको लिबर्टी दिए, आप एडजस्ट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला ठीक है भाई, बढ़िया है ये तो सर हमें तो यही वाला याद रखना है सर, हमें तो यही वाला याद रखना है सर। 25-26 वाले स्टूडेंट को यही याद रखना है सर। पुराने वाले स्टूडेंट को मैं जंग लड़वा देता था सर, क्योंकि उनके केस में क्या होता था, ध्यान देना सर, 24 और 25 था कहानी, और 1/10/2024 से ही प्रोविजन चेंज हुआ था, तो उनका ना साल के बीच में चेंज हुआ था, तो उनके लिए बहुत रिलेवेंट था। अब आप लोगों के लिए सर कोई बात ही नहीं है सर, क्योंकि आप लोगों के लिए तो नया वाला ही एप्लीकेबल है, तो आपको नया वाला याद रखना है सर। क्लियर ये सबको? बायबैक बड़ा सिंपल तरीके से समझाया मैंने, बहुत सिंपल टू द पॉइंट क्रिस्प है सर। अब ऐसे चाहूं तो मैं भी लंबी चौड़ी कहानी कर सकता हूं सर, बट मतलब नहीं है ना उस लंबी चौड़ी कहानी का सर, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी बायबैक नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या होगा सर? डोमेस्टिक कंपनी अगर बायबैक नहीं करती तो कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं है, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन। सर अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है तो कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन। क्लियर? ये दो किस्सा पहले वाला है, सेम है सर, लड़ाई पूरी इस पे हुई थी सर। पहले क्या होता था, पहले अब अगर आप सुनना ही चाहते हो तो सुन लो, 1/10/2024 के पहले ये होता था कि कंपनी टैक्स पे करती थी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। अब इन्होंने कंपनी को छोड़ दिया, कंपनी को बोला ऐसी तैसी कराओ, तुम हटो, हम शेयर होल्डर से बात करेंगे। आई बात समझ? अब सीधा मेरे हाथ में बातें हो रही है सर। क्लियर हुआ? बेटा दिमाग में बायबैक? आओ सर आगे बढ़ते हैं। ये बायबैक का मैंने आपको एग्जाम्पल वगैरह सब दिया है, आप चाहो तो इन एग्जाम्पल्स को भी रीड कर सकते हो, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। ये हम सेक्शन 50 की कहानी सर पीजीपी में बहुत अच्छे स्टार्ट से सीख लेते हैं। स्लम सेल, ओ भैया पहले तो इसको लेके डाउट है सर, इसके लिए कितने मंथ्स देके जाते हैं? 36 मंथ। ये एक अपवाद है जिसके लिए आज भी कितना देखा जाता है? 36 मंथ। ये एक अपवाद है जिसके लिए आज भी कितना टाइम पीरियड देखा जाता है? 36 मंथ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। अब स्लम सेल क्या होता है सर? स्लम सेल मतलब आप अपना पूरा बिजनेस ही बेच दिए, या बिजनेस का कोई एक यूनिट ही बेच दिए, पूरा पूरा बेच दिए, दैट इज कॉल्ड स्लम सेल। अब स्लम सेल के केस में कैपिटल गेन कैसे निकाला जाता है? सरकार बोली सिंपल है सर, आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ सर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेचे? जैसे रेमंड्स का केस है, आप कभी गूगल करना और पढ़ लेना सर। रेमंड्स की पहले ना एक सीमेंट की यूनिट थी सर, बेच दिया। रेमंड को बाद में समझ आया मेरे से नहीं समझ रही, बेच दिया। तो सर जब सीमेंट का बेचा ना सर, तो वो स्लम सेल था, पूरा यूनिट ही बेच दिया सीमेंट का। तो सर पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर। अब सीमेंट वाले को कितने में बेचा? एक एग्जांपल है ना, 300 करोड़। सरकार बोली फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट कितनी है सर? 350 करोड़। तो दोनों में विच एवर इज हायर रहेगा कि लोअर रहेगा? सर गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, हायर ही रहेगा, हमेशा हायर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया लेस, अगर कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है, लेस नेटवर्थ। सर नेटवर्थ कैसे निकालते हैं यार? बचपन की कहानी है, अकाउंट्स में तो मर मर के नेटवर्थ ही पढ़ते हो सर। जितनी भी एसेट्स है सबको ऐड करो, जिसकी बुक वैल्यू पता है बुक वैल्यू करो, जिसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू पता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऐड करो सर, ठीक है। रिवैल्यूएशन को इग्नोर करना है, रिवैल्यूएशन तो पूरे इनकम टैक्स के लिए इग्नोर करना है सर। आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेना है या तो बुक वैल्यू लेना है, और अगर किसी में रिवैल्यू हो चुका है तो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हटा देना है सर। लेस करोगे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लेस करने से आएगा आपका नेटवर्थ। सर स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन होता नहीं है, और सर्टिफिकेट आपको सीए से चाहिए रहता है। क्लियर हुआ सबको? बैठा ये स्लम सेल दिमाग में?
मस्त होता है, सिंपल होता है, एग्जाम में इससे कोई टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते हैं, बट एक बार किया हुआ रहता है तब फायदा रहता है। ठीक, अगला सर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डिबेंचर, भैया 50 डबल है सर, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, फाइनल में इसका क्वेश्चन भी है, फाइनल का एग्जाम में आ भी चुका है, फाइनल की आरटीपी में भी दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन शेयर किए तो मैंने उनको बताया भाई इंटर में अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं बना है, फाइनल का है वो जो आप मुझे शेयर कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहीं कहीं की बुक से रेफर करते हैं तो वो देखे तो मेरे को बताया सर ये क्वेश्चन तो है इस पे, नहीं सर वो फाइनल का है, तो अभी भी मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है जिस पे अभी इंटर लेवल पे कोई क्वेश्चन नहीं बना है। सेक्शन 50 डबल ए मैं कैसे याद रखता हूं सर, सेक्शन 50 डबल ए मैं ऐसे याद रखता हूं कि इसके अंदर जो भी स्पेसिफाइड एसेट है उन हर स्पेसिफाइड एसेट में हमेशा मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो सकता है, कभी लॉन्ग टर्म नहीं होगा, पहली चीज ऐसे याद रखता हूं। अब 50 डबल ए में क्या क्या आता है सर, देखो सर, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, मैचुअल लिखा गया, ये म्यूचुअल है सर, ठीक है, म्यूचुअल फंड नोट मोर देन 35% ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर, ठीक है, हमें स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी देखना होता है सर, पहले तो वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड होना चाहिए या फिर मार्केट लिंक डिबेंचर होना चाहिए या फिर अनलिस्टेड बॉन्ड या अनलिस्टेड डिबेंचर होना चाहिए। सर ये टीआरएम क्या है, ट्रांसफर रिडीम या मैच्योर, ठीक है, ट्रांसफर रिडीम या मैच्योर। सर अगर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, अगर वो ट्रांसफर रिडीम या मैच्योर बिफोर 1/4/2023 हो रहे हैं तो सर वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। सर आप लोग एग्जाम दे रहे हो 25-26 में सर, तो सर आप लोगों के लिए तो सर ये कहानी है ऑलवेज शॉर्ट टर्म की, क्लियर। मार्केट लिंक डिबेंचर क्या होता है सर, ये वो डिबेंचर होता है जिनकी मार्केट वैल्यू मार्केट के रेट के हिसाब से चेंज रहती है सर, तो सर ये हमेशा ही शॉर्ट टर्म है सर। सर अनलिस्टेड बॉन्ड्स और अनलिस्टेड डिबेंचर क्या होते हैं सर, सर जो बॉन्ड लिस्टेड ही नहीं है स्टॉक मार्केट में सर, अब अगर आप उनको 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर करते हो तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, फिर मैं वही बोलूंगा आप लोग का एग्जाम 25-26 तो आप लोग के लिए ये वाला एप्लीकेबल हमेशा ही शॉर्ट टर्म होगा, और शॉर्ट टर्म भी कौन सा वाला, नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म। अपन पढ़ेंगे सर दो टाइप के शॉर्ट टर्म होते हैं, एक 111A और एक नॉर्मल, ये नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म होगा और इस पे स्लैब अप्लाई होगा, नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म होगा इस पे स्लैब अप्लाई होगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म होगा इसमें स्लैब अप्लाई होगा। अगर आपको इसका एक क्वेश्चन देखना है ना तो इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट अभी तक ध्यान नहीं दिया इसको सर, सितंबर 2025 की आरटीपी में क्वेश्चन है, शायद आरटीपी या एमटीपी में क्वेश्चन है सर, इसका इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है बट है, एक डाल दिए इंस्टीट्यूट की ये स्टूडेंट को एहसास दिलाने के लिए, जागते रहो हम पूछ सकते हैं, जागते रहो, इसलिए डाल दिए सर, ठीक है, बैठा है दिमाग में सबको। आओ सर सेक्शन 50C, अरे बड़ा प्यारा सेक्शन है ये तो, एकदम ऐसे याद रखा करो, बड़ा मस्त सेक्शन है सर, सेक्शन 50C सर। सर यहां बिल्डर नहीं आते सर, मान लो सर वर्धमान सर ने, एक ए पर्सन है, उसको लैंड बिल्डिंग या बोथ ट्रांसफर किया सर, तो सरकार मेरे से सीधा सीधा आके पूछती भैया क्या आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री अलग अलग है, मैं बोला हाँ, इसमें कौन सी नई बात है, बोले एग्रीमेंट वाले दिन आप बताइए कैसे काम करते हैं, मैं बोला वाह उसमें क्या पूछने वाली बात, कैसे काम करते हैं, मैं बोला जैसे करते वैसे ही करते, बोले नहीं नहीं आप बात नहीं समझ रहे हैं, कैश की अदर देन कैश, मैं बोला इससे फर्क पड़ता है, बोले बहुत, बोले अगर आप कैश में करते हैं तो हम आपके लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो लेंगे डेट ऑफ रजिस्ट्री वाली लेंगे, और अदर देन कैश काम करते हैं तो हम आपके लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली लेंगे। बोले बाबा रे ये भी होता है, बोले हाँ, बोले क्या आप हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी फाइनल हुई है क्या आप उससे खुश हैं, मैं बोला मैं तो आपसे ही खुश नहीं हूँ, बोले खुश तो होना पड़ेगा, और अगर आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से खुश नहीं हो तो चलो चलते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, फिर वैल्यूएशन ऑफिसर दो किस्से करेगा सर, अब वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू अगर ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से तो उस केस में सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही ले ली जाएगी, जो सरकार ने पहले बताई थी उसी को ली जाएगी। सर अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से तो सरकार बोली उस केस में वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू ली जाएगी सर, दोनों में विच एवर इज लोअर,
इन शॉर्ट सर, एक बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की लड़ाई खत्म हुई, उसके बाद क्या करें? स्टैम्प ड्यूटी, फिर सेल कंसीडरेशन, फिर 10%। फिर ये मैंने आपको सर पीजीपी रिवाइज कराते टाइम सेक्शन 43 CA से कनेक्ट करके सिखा दिया था सर कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, बीच में है या ज्यादा है। तीनों एग्जाम्पल दिए हैं सर, आप प्लीज पीजीपी में देखना, इसके आगे का पूरा सेम। क्लियर? बैठा दिमाग में? बहुत सिंपल है 50C। अगर आप 43CA सीख लिए तो 50C तो और सिंपल हो जाता है। क्लियर? आओ आगे बढ़ते हैं, इसमें नहीं फंसना चाहिए एक स्टूडेंट को। इसके बाद सर 50CA ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है सर कि अगर कोई पर्सन है जो अदर देन कोटेड शेयर्स बेच रहा है। मैं बोला कोटेड शेयर क्या होता है? बोले लिस्टेड। मैं बोला ये प्यार से बोल दो ना, अनकोटेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर्स। बोले समझदार हो गए हो। बोले अनकोटेड शेयर्स है, उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आप कंसिडरेशन की वैल्यू ना बता पाओ, अगर आप कंसिडरेशन की वैल्यू बता दो तो आपकी वैल्यू ले लेंगे, आप ना बता पाओ तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। बात समझ आई? बैठा दिमाग में? अगला है 50D। 50D बोलता है सर कि अगर आप किसी एसेट की वैल्यू की कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो उस केस में हम क्या ले लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। आप बता दो कितने में बेचे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं बता पाओगे तो हम फिर फेयर मार्केट वैल्यू ही मान लेंगे सेल कंसिडरेशन में। ठीक है? सेक्शन 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड। सर ये क्या होता है? एकदम सिंपल, समझो सर। वर्धमान सर ने प्रॉपर्टी ए को बेचा। सर ए ने वर्धमान सर को 1 लाख रुपए एडवांस दिया और ये 2013 में दिया। ठीक है, बाद में ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। फिर वर्धमान सर ने बी को बेचा। अब ये जो 1 लाख रुपए वर्धमान सर के पास है सर, जो ए को वापस नहीं करना पड़ा, एडवांस मनी फॉरफिट, सर ये 1/4/2014 के पहले है। तो ये 1 लाख रुपीज क्या होगा सर? कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब अगला केस, वर्धमान सर ने बी को बेचा, बी को 2017 में बेचा। अब बी भी बाद में पैसा नहीं दे पाया, इसका 2 लाख रुपीज एडवांस मनी था। ये जो 2 लाख रुपीज एडवांस मनी फॉरफिट हुआ ये होगा IUS में टैक्सेबल। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, अब इसमें ना एक बात स्टार करके लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं एक बात आप इसमें स्टार करके लिख लो। लिखो, मैं बोल रहा हूं सर, एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर, एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर। आपके पहले का कोई ओनर, मान लो वर्धमान सर के पहले उनके पापा थे, फादर थे, इन्होंने अगर एडवांस मनी फॉरफिट की है तो वो कॉस्ट से कभी माइनस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? और अगर एडवांस मनी फॉरफिटेड मान लो मेरे पापा ने आफ्टर 2014 की है तो वो उनके IUS में टैक्सेबल होगा। क्लियर? सर मेरे पापा ने अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंकर किया है तो क्या मैं उसको अपने कंप्यूटेशन के लिए कंसिडर करूंगा? यस करूंगा सर। ठीक है, मैं अपने कैपिटल गेन निकालने के लिए वर्धमान सर, ध्यान देना सर, वर्धमान सर अपने कंप्यूटेशन के लिए कंसिडर करेंगे, अपने कंप्यूटेशन के लिए कंसिडर करेंगे। ये ट्रिकी पॉइंट है, बता दिया। समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर। आओ सर इसकी कहानी देखें सर। एग्जेम्पशन की सेक्शन 54, 54B, D, EC और F। समझो सर, मजेदार है, बड़े मजेदार है सर। 54 कैसे याद रखूंगा सर? 54 को सर, अरे यार इसको कैसे याद रखूं मैं? देखो, घर बनाना इतना अच्छा तो नहीं आता मुझे, बट ठीक है। घर के बदले, हाँ ठीक है, घर के बदले घर, अगर घर के बदले घर खरीदा तो 54 मिलेगा। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल HUF को मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करो। शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट।
ठीक है सर, घर के बदले घर तो समझ गए सर, पर सर जो नया घर कुछ खरीदना पड़ता है उसका टाइम पीरियड बताओगे सर? बहुत सिंपल है, देखो सर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल 54 का सर, ठीक है, और ये 54F में भी कहानी यही होती है, तो ध्यान देना सर। मैं 2025 में घर बेचा, सरकार बोलती है भैया सुनो ये है 2024, इसके बीच में परचेस कर लो, ठीक है, ये हो गया 2026 सर, ये 2 साल, ये 1 साल, यहां भी परचेस कर लो, और सरकार बोली ये भी नहीं कर सकते, 2 साल ये 20 सॉरी, ठीक है, और 2028 सर, सरकार बोली 3 साल। अबे यहां तक तो कंस्ट्रक्ट कर ले। मैं बोला और ज्यादा साल लग गया कंस्ट्रक्ट करने में, सरकार बोली पागल है, अंबानी का एंटीला 1.5 साल में खड़ा हो गया, तू कौन सा महल बना रहे साले, 3 साल में कंस्ट्रक्ट कर ले तभी तेरे को एग्जेम्पशन देंगे। मैं बोला सुनो ना, ये बेचा हूं, बेच के ना मेरे पास 2 करोड़ रुपए आया है, मैं 2 घर खरीद लूं? सरकार बोली वेरी नाइस, 2 करोड़ का कैपिटल गेन है, तू 2 घर खरीद सकता है, एक घर यहाँ एक घर यहाँ। मैं बोले एक घर दुबई में ले लेता हूँ, एक घर इंडिया में ले लेता हूँ। सरकार बोली पागल है, दोनों घर इंडिया में ले, बाहर नहीं होना चाहिए। सर अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आप 2 घर, एक बार लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम मौका होता है कि आप 2 घर ले सकते हो, बट इंडिया में, इंडिया से बाहर मत लेना, ठीक है, क्लियर है? मैं बोला ये जो 2 घर लिया हूं इसको कितने टाइम पीरियड रखना पड़ेगा? सरकार बोली 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, ठीक है, 3 साल पहले बेचना मत। मैं बोला एक क्वेश्चन और है, ये जो मेरा जो 2 करोड़ आया है, मैं इंस्टेंट तो 2 घर नहीं ले पाऊंगा, इसको कहाँ रखूं? बोले सीजीएस अकाउंट में रख ले पैसा। मैं बोला सीजीएस अकाउंट में कितना भी पैसा रख सकता हूँ? बोले नहीं, मैक्सिमम 10 करोड़ रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। मैं बोला तो ये जो 2 घर लेना है ये कितने का भी ले सकता हूँ? बोले नहीं, मैक्सिमम 10 करोड़ का ले सकता है, इससे ज्यादा का नहीं ले सकता। मैं बोला सीजीएस अकाउंट में पैसा कब तक रखूं? बोले ड्यू डेट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न सर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न सर, वो तो ड्यू डेट तू बता रिटर्न की तेरी कब है, उससे पहले तू पैसा रख ले। मान लो मैं बोला भाई मैं पैसा रखा सीजीएस अकाउंट में और मर गया, तो उसके इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में ये क्या जो सीजीएस में पैसा पड़ा ये टैक्सेबल होगा? बोले ना रे ना, ये टैक्सेबल नहीं होगा। सरकार बोली इतनी इंसानियत तो हमारे अंदर भी है कि हम इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ये अच्छा भी लगा सुन के। मैं सरकार को बोला मान लो, ध्यान से सुनते जाना, सुनते जाओगे तो पूरा याद हो जाएगा। सर मैं मान लो सरकार को बोला मेरा 3 करोड़ का कैपिटल गेन है, अब 2 घर ले सकता हूँ? सरकार बोली ना, अब एक ही घर, 2 करोड़ से ऊपर का हो गया, अब एक ही घर ले सकता है। मैं बोला कल के दिन ये वाला घर है, इसको 4 साल रखा, 4 साल रखने के बाद फिर बेच दिया और फिर एक घर खरीदूंगा, चलेगा? सरकार बोली हाँ चलेगा। मैं बोला मान लो 2 साल रखा और 2 साल बाद बेच दिया, अगर 2 साल रखा और 2 साल बाद बेच दिया, सरकार बोली तेरे को सिखाए थे ना लॉक इन पीरियड 3 साल है, 3 साल पहले बेचना नहीं। मैं बोला वो बेच दिया। अब सरकार बोली सुन कितने का खरीदा था नया घर? मैं बोला मान लो मैं 50 लाख का खरीदा था सर। सरकार बोली पहले 50 लाख का एग्जेम्पशन लिया था ना? मैं बोला हाँ। अब सरकार बोली ये जो 50 लाख का था, तेरा जो भी कैपिटल गेन आया होगा, मान ले 1.5 करोड़ आया होगा, तूने 50 लाख का एग्जेम्पशन लिया होगा, तो तेरा कैपिटल गेन 1 करोड़ बचा होगा और इस पे तूने टैक्स दिया होगा। अब जब तू ये 50 लाख वाला घर 2 साल में बेच दिया, जबकि तेरे को 3 साल तो रखना था। मैं बोला बेच दिया। सरकार बोली उस केस में कितने में बेचा? मैं बोला 2 करोड़ में बेच दिया। सरकार बोली कॉस्ट निकालेगा इसकी? मैं बोला हाँ। मैं बोला कॉस्ट तो मेरी 50 लाख है। सरकार बोली ना बच्चा ना, 50 लाख का घर था, तूने एग्जेम्पशन 50 लाख की ले ली थी और 3 साल पहले बेच दिया, तेरे को अब कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोला पूरा 2 करोड़ में टैक्स है? बोले वेरी गुड, तू समझदार है, इसीलिए तो बोले लॉक इन पीरियड के पहले बेचना मत, बेचेगा तो बवाल हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं, यही तो बात है। अगर आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस करोगे तो ये सब सीखोगे ना, उसमें भर भर के ये सब क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ? क्लियर हुआ ये सबको? बैठा दिमाग में? मस्त कहानी है सर। इसीलिए बोलते हैं 3 साल लॉक इन के पहले नहीं बेचना। नहीं बेचना मतलब नहीं बेचना, ठीक है? नहीं तो जो पहले आपने एग्जेम्पशन क्लेम करी थी सर,
वो एग्जेम्पशन का फायदा खत्म कर देगी सरकार। क्लियर? बैठा दिमाग में? आओ सर, ये तो मैंने आपको पूरा बिना देखे ही बता दिया सर सेक्शन 54। अब मेरे साथ साथ एक बार ना हाथों हाथ सर 54F भी पढ़ लो ना सर। ये 54F है, साथ साथ इसको भी पढ़ लो ना सर। इसमें मैं क्या बनाऊं? इसमें मैं क्या बनाऊं? बना तो कुछ नहीं सकता सर। इसमें गोल्ड के बदले घर है सर। ये मस्त लग रहा है ना? गोल्ड के बदले अब आप घर खरीद रहे हो। गोल्ड तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सर। एक आप एग्जाम में ऐसे याद रखें, कोई भी एसेट बेच के, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेच के सर आप क्या घर खरीद रहे, सॉरी आप क्या खरीद रहे हैं? घर खरीद रहे हैं। तो आपको 54F। बाकी पूरी कंडीशन 54 वाली अप्लाई होती है। 10 करोड़ से ऊपर का घर नहीं होना चाहिए, सीजीएस अकाउंट में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं रख सकते। 54 की एग्जेम्पशन इंपॉर्टेंट, लिख लो। ये पॉइंट लिख लो, मेरे को याद है, आप लोग स्टार करके लिख लो। 54F की एग्जेम्पशन तब भी मिल जाती है अगर आपके पास पहले से एक घर हो, तो भी एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है, पर 54F में हम एक ही घर खरीद सकते हैं। 54 में तो हमारे पास एक बार ऑप्शन होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन होता है, बट 54F में ऐसा कोई वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सर फिर 54F तो इजी लग रहा है। हाँ यार, लॉक इन पीरियड वही है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम जो 54 वाली बातें चलती है। पर एक डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है कैपिटल गेन निकालने के तरीके। 54F में अगर आपको एग्जेम्पशन निकालनी है तो एग्जेम्पशन निकालने का तरीका अलग है सर। तरीका कैसे अलग है सर? हम ऐसे करते हैं सर, कैपिटल गेन आपका कितना था इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। आपने नई एसेट कितने की खरीदी अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। ये जो आएगा ना, इतने की ही आप एग्जेम्पशन क्लेम कर पाओगे। ये अलग है नॉर्मली। बाकी जितने भी आप ये वाला सेक्शन, ये और ये सब पढ़ोगे ना सर, आप जितना इन्वेस्ट किया पूरा एग्जेम्पशन मिल जाता है। बट 54F में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। 54F में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है, यही इसकी एक खास बात है। क्लियर हुई बात? बैठा है दिमाग में? तो इसलिए मैंने 54 और 54F साथ में पढ़ाया। अब भाई मेरे हिसाब से 54EC, मैं ना डायग्राम गलत जगह बना दिया था, ये डायग्राम इधर शिफ्ट होगा। आई एम सॉरी, ये डायग्राम इधर शिफ्ट कर लो भाई। गोल्ड से आपने घर बनाया, ठीक है, ये है 54F और ये 54EC है सर। 54EC बहुत सिंपल है, ये बोलता है भैया बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करो, पर ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है ना। बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करो सर। मैं बोला कितने टाइम पीरियड के अंदर? 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर सर। इन्होंने आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स पे। मैं बोला कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं? बोले 50 लाख सर। 50 लाख, मैक्सिमम 50 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं बोला कौन से बॉन्ड? बोले ऐसे कोई भी बॉन्ड जो 5 ईयर्स के बाद रिडीमेबल हो। मैं बोला आप 2-4 नाम तो बता दो। बोले 2-4 क्या, लिस्ट है, अमेंडमेंट भी है। बोले देख भाई, इसमें ना बॉन्ड ऑफ NHAI RECL तो पहले से होता था, ठीक है, PFC पहले से होता था, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFI पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, ये 2 ऐड कर दिया सर इन्होंने, ये 3 ऐड कर दिए। और पता है ये हुडको जो है ना सर, ये Jan 26 में ही ऐड हो गया था, पर एग्जाम में नहीं पूछे, बट ये 3 और ऐड हो गए हैं सर। तो ये 3 नाम अब आपको और याद रखना पड़ेगा। मतलब टोटल 6 बॉन्ड है और 6 बॉन्ड में मिला के आप मैक्सिमम 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। एक स्टूडेंट बोला सर इसका भी फिर लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स होगा। मैं बोला स्मार्ट, सही है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट सर। पर याद रखना विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है सर, याद रखना सर, ठीक है। इसमें एक पॉइंट पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए बट हो जाते हैं। सर मान लो हमने 54EC, अच्छा एक 54EC का मस्त वाला बात बताऊं, मस्त वाला बात। 54EC कब मिलता है सर? 54EC आपको तब मिलता है सर
54 ईसी तब मिलता है सर जब आप घर बेचो और घर बेच के बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, ठीक है, लैंड हो या बिल्डिंग हो चलेगा, बट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आया, सर एक बात पूछना था आपसे मेरे को। मैं बोले बता, बोले सर एक बात बताओ, क्या मैं 2 एग्जेम्पशन एक साथ क्लेम कर सकता हूँ? मैं बोला हाँ, क्यों, क्या दिक्कत है भाई? तो 54 भी ले ले, 54 ईसी भी ले ले, क्या दिक्कत है? आराम से क्लेम कर सकता है, 54 और 54 ईसी तो आराम से क्लेम कर सकता है, घर बेच दोनों क्लेम कर ले। स्टूडेंट बोला हाँ यार सर ये तो बढ़िया है। सर शेयर्स बेच के 2 चीज क्लेम कर सकता हूँ? मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। शेयर्स बेच के तो 54 एफ ही क्लेम कर पाएगा, 54 ईसी नहीं क्लेम कर पाएगा। ध्यान रखना, ये छोटी बात है बट बड़ी मस्त बात है। अच्छा, 54 ईसी को लेके एक बड़ी मस्त कहानी है सर। मान लो अगर मैंने जनवरी में ट्रांसफर किया है, ठीक है, तो मेरे पास 6 मंथ होता है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं जनवरी में 50 लाख डाल दिया, अप्रैल में फिर से 50 लाख डाल दिया, तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार 50 लाख, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार 50 लाख। सरकार बोली भाई तू ऐसे कितना भी दिमाग लगा ले, तू मैक्सिमम 50 लाख ही क्लेम कर पाएगा, इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर पाएगा। समझ आई कहानी? बैठा दिमाग में? इतना ही था कहानी। इसके बाद आती है सर ये 2 कहानी। ये मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि इनमें सेक्शंस में इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है सर। 54B और 54D, इनको आप एक बार ऊपर से भी रीड करो तो चलता है सर। 54B बोलता है, 54B 54D ये बोलता है सर कि कोई आदमी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा और उस केस में सर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड ही खरीद रहा है सर, ठीक है, और उस लैंड को सर वो पहले एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करता था और उसके बाद वो क्या खरीद रहा है? एग्रीकल्चर लैंड ही खरीद रहा है सर, एग्रीकल्चर लैंड ही खरीद रहा है सर। कितने टाइम पीरियड के अंदर खरीद रहा है सर? 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के अंदर खरीद रहा है सर। तो सरकार बोलती है उस केस में जितना भी कैपिटल गेन है, जितने का नया लैंड खरीदेगा उतने का एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है, वही लॉक इन पीरियड 3 साल। और एक ये 54D, जहां पर सर आपका कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जिसमें सर लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की आप उसको बेच के, या गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर रही है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ताकि आपको शहर से बाहर भेजे और कहीं बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में भेज दे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी लैंड और बिल्डिंग को कंपलसरी एक्वायर किया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाले की और बाहर भेज दिया। बाहर जाके आप लैंड और बिल्डिंग नया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग डेवलप कर रहे हो, तो सरकार बोली वेरी नाइस, गुड, अच्छा है, 2 साल के अंदर डेवलप कर लेना, ठीक है, नया लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर लेना, जो परचेज किए हो उसको वापस बेचना मत सर, ठीक है, परचेज या कंस्ट्रक्ट विद इन 3 ईयर्स कर लो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फिर वापस उसको बेचना मत। जितना आप नया इन्वेस्टमेंट करोगे वो एग्जेम्प्ट है, लॉक इन पीरियड 3 साल है सर। क्लियर है? बैठा है दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? आओ आगे बढ़ते। 54B और D में इतना फोकस मत करना एग्जाम में सर। 54, 54F और 54 EC मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, अमेंडमेंट है सर, ठीक है। और सर सेक्शन 55A सर ये क्या है? रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर सर, वो याद है ना सर? मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को नहीं मानता सर, तो उस केस में हम कहाँ चले गए थे? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। वैल्यूएशन ऑफिसर के पास हम कब जा सकते हैं? ये वो केसेस है सर जहां पर सर आप फेयर मार्केट वैल्यू जो उस प्रॉपर्टी की है और आपकी जो वैल्यू है वो दोनों में डिफरेंस है, वेरिएंस है, या फिर वैल्यूएशन ऑफिसर को लगता है कि सर फेयर मार्केट वैल्यू जो है उस एसेट की जो वैल्यू आपने डिक्लेयर किया है उससे एक्सीड करती है 25,000 और 15% ऑफ द सर। इससे ना थ्योरी क्वेश्चन आता है, इसको रटना पड़ता है सर, ये थ्योरी वाला पार्ट है। एक ही बार आया है आज तक एग्जाम में, एक बार। व्हाट आर द केसेस वेयर द रेफरेंस कैन बी मेड टू अ वैल्यूएशन ऑफिसर सर, ये दोनों पॉइंट लिखना पड़ा था सर। आया बात समझ? अब इसके बाद सर टैक्सेबिलिटी है कैपिटल गेन की, ये आपको सीखना है और यही मेरे साथ सीखना है और इसमें अमेंडमेंट है, ठीक है। चलो ध्यान दो, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन को लेकर ना बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डाउट आता है, क्योंकि मेन तो 3 ही सेक्शन है सर, 111A, 112, 112A, यही 3 सेक्शन तो है जिसमें अपन टैक्सेबिलिटी की लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, विश्वास करना बहुत मजा आने वाला है, बहुत मस्त। इसके ना मतलब ये कॉम्पैक्ट बुक में भी है नोट्स इसके, ये मैंने कॉम्पैक्ट बुक के नोट्स है, जो मैंने कॉम्पैक्ट बुक शेयर करी आप लोगों के साथ, ये कॉम्पैक्ट बुक के नोट्स है। और मैंने ना, अच्छा इसमें अमेंडमेंट भी है, और मैंने ना कुछ हैंड रिटन भी बनाया है यार,
मतलब ना मेरे को पता नहीं, कॉम्पैक्ट बुक में लिखने के बाद भी पता नहीं ऐसा लगा कि हैंड रिटन बना लेना चाहिए, तो मैंने और इसका हैंड रिटन भी बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट को क्लासेस में हैंड रिटन भी पढ़ाया। कहाँ भग गया, ये रहा सर, हैंड रिटन नोट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो कॉम्पैक्ट में दिया वो गलत है, कॉम्पैक्ट भी है हैंड रिटन भी है, तो हैंड रिटन का थोड़ा मजा लेते हैं ना सर। चलो सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, 111A वाली बात करते हैं सर। सर ये 111A में आता कौन है सर? तीन ही लोग तो आते हैं सर, लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। मैं आपको मस्त बताऊं, ये तो कभी याद मत रखना बिजनेस ट्रस्ट, क्योंकि इंटर के सिलेबस में नहीं है। फाइनल में फाइनल वाले स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई याद रख, क्योंकि वो बिजनेस ट्रस्ट एक चैप्टर पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते, हमें तो इन दो पे मेन मतलब होना चाहिए। अगर मैंने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट सर ट्रांसफर किए, ठीक है, एंड एसटीटी पे किए। क्या किया है सर? एसटीटी पे। अब एक एक बात, एक एक चीज सुनते जाना और खुद भी नोट करते, चाहो तो नोट कर लेना। सर एसटीटी पे किए, पहला बात, अगर एसटीटी पे नहीं किया तो इस केस में वो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा, ये नोट कर लो। एसटीटी पे किया तब 111A में जाएगा, ये नोट कर लो। सर एसटीटी पे किए तो उस केस में टैक्स रेट हो गया 20%। सर वो पुराना वाला याद नहीं रखें कि 23 जुलाई 2024 के पहले 15% था। मेरे भैया आपका प्रीवियस ईयर है 25-26, एग्जाम में 25-26 का क्वेश्चन आएगा ना, तो 23-24 का क्यों याद रखेगा, 24-25 का क्यों याद रखेगा, 25-26 का याद रखेगा ना। तो अभी वाला रेट याद रख ले भाई, अभी वाला रेट है 20%, लिखा भी है मैंने सर, ठीक है। अब अगर किसी को जानना इच्छा है कि उससे पहले क्या था, तो फिर 15% भैया। अगर आप आईएफएससी के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो लिस्टेड इक्विटी शेयर या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो एसटीटी की कंडीशन अप्लाई नहीं होती। यहां तक यहां तक दिमाग में बात बैठी। अब अगर वर्धमान सर इंडिविजुअल और एचयूएफ और रेसिडेंट है, ये वाला बात भूलना मत सर। अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं और रेसिडेंट भी हूं, तो सरकार बोलती है आप अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मैं 60 से बिलो 2,50,000, उसमें पहले आप अदर इनकम एडजस्ट करो, मतलब कर लिया। उसके बाद बोले आप चाहो तो 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी एडजस्ट कर सकते हो, बैलेंस पे 20% दे देना। मैं बोला ओके, मुझे डिडक्शन दोगे क्या? तो बोले नहीं नहीं, डिडक्शन लेने मत आना। तो मैं क्वेश्चन पूछा, ये जो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं ये होते क्या है? बोले भैया ये 2-3 के अलावा जो भी जितने भी गेन है सब अदर वाले है, सब अदर वाले। मैं बोले इनमें कौन सा टैक्स रेट अप्लाई होता है? बोले यार इसमें ना स्लैब अप्लाई होता है। बोले वो स्लैब वही वाला 2,50,000 फिर अगले 2.5 लाख? बोले हाँ हाँ वही स्लैब 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 अप्लाई होता है। बोले वही स्लैब अप्लाई होता है। क्लियर हुई बात? देखो मैंने लिखा भी है सर। अब आगे कहानी आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। सर 111 और 112A एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि सर दोनों सेम दोनों सेम चीजों पे अप्लाई होता है। तो सर इन तीन चीजों पे 111A अगर शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है तो 112A। क्लियर? अब ध्यान देना, बहुत अच्छे से नोट्स बनवाए मैंने। इक्विटी शेयर है, एसटीटी पेड है एक्विजिशन में और ट्रांसफर में, दोनों टाइम। एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर एक टाइम पे है और एक टाइम नहीं है, तो फिर वो 112A में नहीं आएगा, कहाँ आएगा? 112 में जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। क्लियर? 112A में नहीं आएगा। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो एसटीटी पे होना चाहिए ट्रांसफर के टाइम, ठीक है। तो इन्होंने बोला भाई आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसमें हम 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट कर देंगे। 1,25,000 साल भर की लिमिट है, एग्रीगेट मिला के लिमिट है, और उसके ऊपर आप जितना भी कमाओगे उस पर 12.5% टैक्स भी ले लेंगे सर। सर अगर कोई 23 जुलाई 2024 के पहले रहा तो फिर 10%। पर भाई आप बैठे हो 25-26 में, अरे नहीं है काम का, फिर भी जानना है तो एले भाई लिख दिया। समझ आई बात? क्लियर हुआ सर? मैं इंडिविजुअल एचयूएफ सर ऊपर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा दिए थे, यहां भी दोगे क्या? सरकार बोली भैया अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आपको फायदा मिल जाएगा, 112A को एडजस्ट करने का फायदा मिल जाएगा।
पर डिडक्शन नहीं देंगे सर, डिडक्शन तो नहीं देंगे सर। मैं बोला सुनो ना, वो 112A के केस में जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते हैं, इनका जो कॉस्ट निकालने का तरीका है, कॉस्ट याद है ना सर, कॉस्ट निकालने इनका तरीका 31 जनवरी 2018 के पहले परचेस किया, ट्रांसफर बाद में किया, मैंने आपको ऊपर सिखाया था कॉस्ट निकालने का तरीका। क्या ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? बोले हाँ, ये वही स्टेप है जो फॉलो करना पड़ेगा। मैं बोले यार ऊपर ना एक बात पूछना भूल गया था, ये फेयर मार्केट वैल्यू जो 31 जनवरी 2018 की लेते हैं, वो कौन सी वाली लेते हैं? बोले भैया चाहो तो यही नोट कर लो ना भैया, हाईएस्ट वाली लेते हैं सर। हाईएस्ट जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है ना उस दिन स्टॉक एक्सचेंज में, वो वाली लेते हैं। मैं बोला अगर हाईएस्ट नहीं अवेलेबल होगी उस दिन की, तो बोले उसके पहले वाले दिन की ले लेना हाईएस्ट। बोले अच्छा हाईएस्ट ही लेना है? बोले हाँ हाईएस्ट ही लेना है, ये ध्यान रखना सर, ठीक है। कॉस्ट हम जैसे ऊपर निकालना सीख के आए थे वैसे ही सेम। सर 112 ये क्या है सर? सर ये 112 अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए, इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, उन तीन के अलावा कोई और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है सर, उन तीन के अलावा कौन सी होगी? लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, सिल्वर, अबे पूरी दुनिया इसी में आ जाएगी सर। अनलिस्टेड शेयर्स भी इसी में आएंगे, सब तो बाकी बचे कुछ है, पूरी दुनिया इसी में आने वाली है सर। तो 112 अप्लाई होगा उसमें। तो सरकार ने बोला सुनो भाई, इसमें हम कहानी थोड़ी सी आसान रखते हैं कि भैया एनी अदर केस, कोई भी दूसरी एसेट रही 12.5%, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी रही 12.5%, डोमेस्टिक कंपनी रही 12.5%। बट अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो अगर लैंड और बिल्डिंग, देखो ध्यान देना सर, लैंड और बिल्डिंग एक्वायर कर रहा है 23 जुलाई 2024 के पहले और ट्रांसफर कर रहा है बाद में, तो सरकार बोली उसको बोलना हम तेरे, वो निर्मला सीतारमन और राघव चड्ढा लड़ लिए सर। ये है निर्मला सीतारमन, ये है निर्मला सीतारमन और ये है राघव चड्ढा, और दोनों लड़ लिए, दोनों में विच एवर इज लोअर वाला ही टैक्स हम लेंगे सर। पर सर अगर आपने एक्वायर और ट्रांसफर बाद में किया 23 जुलाई 2024 के, तो फिर तो निर्मला सीतारमन जी जिंदाबाद, फिर उन्हीं का रेट एप्लीकेबल है। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? बैठा दिमाग में? सर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ अदर एसेट लेते सर, लैंड और बिल्डिंग में तो चलो आपने ऑप्शन दे दिया सर, पर लैंड और बिल्डिंग के अलावा गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी दूसरी चीज हो, तो फिर तो निर्मला सीतारमन जी जिंदाबाद। सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 12.5%। क्लियर हुई बात? बैठा दिमाग में? सर अब इसमें ध्यान दीजिएगा सर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला, इंडिविजुअल एचयूएफ अगर रेसिडेंट है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अदर इनकम एडजस्ट करने के बाद 112 को एडजस्ट कर सकते हैं सर। आप इन शॉर्ट नहीं बता सकते, एकदम इन शॉर्ट वन लाइनर, कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, रेसिडेंट हो, तो आप अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अदर इनकम एडजस्ट करने के बाद 112, 11A और 111A और 112A तीनों एडजस्ट कर सकते हो। ये हुई ना बात एक लाइन पे। डिडक्शन नहीं देते, डिडक्शन तो नहीं देंगे सर, ठीक है, डिडक्शन नहीं देंगे सर। एक स्टार करके मैंने पॉइंट लिखा था, इफ कैपिटल एसेट एक्वायर्ड एंड ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024। वैसे तो ये एग्जाम में आएगा नहीं, पर फिर भी इंस्टीट्यूट है, आ गया। मान लो सर कोई आपने लैंड और बिल्डिंग या कोई भी एसेट 23 जुलाई के पहले खरीदी, बेची भी पहले ही, तो फिर उस केस में कंपलसरी इंडेक्सेशन होगा और फिर टैक्स रेट 20% होगा। ये मैंने इसलिए स्टार करके लिखा कि अगर इन केस, एक्सट्रीम केस, सर एक आधे एग्जाम्पल दोगे एक्सट्रीम केस का? देता हूं, मस्त वाला देता हूं, मजा आ जाएगा। 2 केस याद दिलाता हूं, आराम से याद आएगा। सर मेरी एसेट को आग लग गई थी 2020 में, आग लग गई थी सर, गवर्नमेंट से पैसा 2025 में आया, टैक्स 2025 में दूंगा, बट निकाल के कब बैठ जाऊंगा? 2020 में। पहला केस इसमें फॉल कर सकता है, इन केस अगर एक्सट्रीम इंस्टीट्यूट जाके पूछना चाहे तो। दूसरा गवर्नमेंट सर मेरी ना लैंड कंपलसरी एक्वायर कर ली थी 2022 में, सर पैसा मिला 2030 में, सर 2030 में टैक्स लगेगा बट 2022 में टैक्स निकाल लूंगा सर। ये 2 एक्सट्रीम केस है जो मेरे को लगता है इन केस अगर इस पॉइंट को लेके पूछने की कोशिश करी इंस्टीट्यूट तो
आई बात समझ। रिबेट को लेके तो जो अमेंडमेंट किए भाई साहब, मैं बता रहा हूं चैलेंज है, ऐसा हो ही नहीं सकता ये आए ना। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता ये आए ना, हो ही नहीं सकता। रिबेट को लेके अमेंडमेंट क्या किए, बड़ा प्यारा सा किए। इन्होंने बोला तुम क्या 115 बीएससी लोगे, मैं बोला हाँ हाँ मैं 115 बीएससी लूंगा। सरकार बोली भूल जा, भाड़ में जा, तेरे को रिबेट ही नहीं देंगे। मैं बोला लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, 111A, 112A किसी में रिबेट नहीं दोगे, बोले नहीं देंगे। यार 115 बीएससी लिया, अब तो रिबेट भी खत्म हो गई। ध्यान रखना सर, बहुत लोग आजकल आईपीओ खेल रहे हैं ना, उनको बता दियो जाके 115 बीएससी लोगे ना, रिबेट खत्म है, रिबेट खत्म है। वो 12 लाख तक नाचना मत चालू कर देना, 4 लाख के ऊपर टैक्स आ जाएगा, रिबेट नहीं है, ध्यान रखियो। और अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में हो तो सरकार बोली 112 और 111A में रिबेट दे देंगे, 112A में रिबेट नहीं देंगे। बोला ये तो बड़ा गजब हो गया सर, ये तो बड़ा गजब हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया चार्ट बना के लिख के रख लो, फिर बाद में मत बोलना कि सर अमेंडमेंट नहीं बताए थे सर। यही था जबरदस्त सर, मैंने आपको बहुत सिंपल, एकदम शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट बातें बताई सर। 111A बताया, 112 बताया, 112A बताया, और रिबेट का सबसे बड़ा पहाड़ ट्रीटमेंट आपको समझाया सर। अमेंडमेंट को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, आई पर्सनली थिंक। फिर भी आएगा तो मैं हूं, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया सर, ये पूरा कवर कर लिया, ये मैंने आपको बता दिया सर, हो गया। तो हमारा कैपिटल गेन रिविजन हो गया, वाओ नाइस। तो फाइनली मैंने आप लोगों का कैपिटल गेन रिविजन कंप्लीट कराया। ऐसा नहीं है आगे के चैप्टर्स नहीं आएंगे, आगे भी आएंगे, साथ में बने रहो इस चैनल पे। टैक्स को लेके इतनी कुछ चीजें आती है ना इस चैनल पे, बाद में अफसोस होता है स्टूडेंट को, अरे यार सर मिस हो गया बहुत कुछ, ठीक है। तो रिविजन कराना मेरी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस करो मेरे, मजा नहीं आ गया तो नाम बदल देना सर, इतनी एक्सट्रीम प्रैक्टिस है, पक्का बात है, ठीक है। चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, थैंक यू।